पुस्तक 44, अध्याय 11, स्पेस टाइम का उल्लंघन, 8 क्रांतियों के आगे झुकना। 8 क्रांतियों वाले स्पेस टाइम मंदिर के भीतर सिथे एकसल्फ मंदिर की बाहरी परिधि को घेरे हुए 8 पत्थर के खंभों पर विराजमान रहे। वे संरचना के भीतर जी निंग की सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे थे, जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। संरचना पर अपने नियंत्रण के कारण वे निंग की श्वेत वस्त्रधारी आकृति को कमल मुद्रा में विराजमान अतुलनीय जटिलता वाले अनगिनत दिव्य रूनों से घिरा हुआ देख पाए। वह संरचनाओं ब्रह्मों स्पेस टाइम में कुशल है। सिथे एकसल्फ ने विस्मय से आह भरी। केवल एक ओमेगा सम्राट ही इतने सारे पहलुओं में कुशल हो सकता है। सिथे एकसल्फ के रूप में उनमें इस कैओसवर्स के मूल ऑटॉक्स जैसी ही अंतर्दृष्टि थी, इसलिए वे निंग के आसपास के रूनों से यह बता पाए कि वह व्यक्ति संरचनाओं और स्पेस टाइम दोनों में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। सम्राट डाकनऑर्थ अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं, फिर भी ये संभव नहीं है कि वे इस संरचना को केवल 82 दिनों में हल कर पाएं। 20 दिन तो बीत ही चुके हैं, शायद अकेले स्पेस टाइम संरचना ही उसे फंसाने के लिए पर्याप्त होगी। सिथे एकसल्फ आपस में मन ही मन बातें कर रहे थे। वे जानते थे कि सम्राट डाकनऑर्थ युद्ध के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। सर्वशक्तिमान अयरे के इस कैओसवर्स पर नियंत्रण पाने में शायद वही सबसे बड़ी बाधा थे, इसीलिए अयरे उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। अगर वे सम्राट डाकनऑर्थ को 82 दिनों तक सफलतापूर्वक फंसाए रखने में कामयाब हो जाते तो वे अपना मुख्य मिशन पूरा कर लेते। एक बार जब अयरे इस कैओसवर्स के लिए कैओस के स्वामी बन जाते तो वे उन्हें जरूर बड़े इनाम देते। समय एक के बाद एक दिन बीतता गया। स्पेस टाइम संरचना वाकई काफी जटिल थी, लेकिन निंग की कैद के 30वें दिन संरचना के भीतर से अचानक एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद 8 सिथे एकसल्फ के चेहरे गंभीर हो गए। सफेद वस्त्र पहने निंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसने अपना 3 सिरों वाला 6 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया था और अपनी 6 उत्तरधनुष तलवारों से अपने आसपास के अंतरिक्ष समय समूह पर भयंकर आक्रमण कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेतरतीब ढंग से दाएं बाएं वार कर रहा हो, लेकिन किसी तरह उसके बेतरतीब वार ने पूरे गठन की कार्यप्रणाली को बिगाड़ दिया। उसने कुछ ऊर्जा संबंधी बिंदुओं का पता लगाकर उन्हें तोड़ दिया था, जिससे गठन की शक्ति में नाटकीय रूप से गिरावट आ गई थी। उसने हमारे स्पेस टाइम निर्माण के पीछे के रहस्यों का पता लगा लिया है। ये संरचना टूटने वाली है, यह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। निंग की तेजी देखकर 8 सिथे एकसल्फ चौंक गए। धमाका! स्पेस टाइम संरचना अंततः ध्वस्त हो गई, जिसके बाद अनगिनत छोटे स्पेस टाइम बुलबुले फूटकर बिखर गए। पूरे 30 दिनों के बाद उन्होंने अंततः स्पेस टाइम संरचना को पराजित कर दिया। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। काले बालों वाली सिथे एकसल्फ ने आश्चर्य से आह भरी। वह सिर्फ 30 दिनों में उस संरचना को भेदने में कामयाब हो गया। अगर मैं वहां फंस जाता तो शायद 100 अराजकता चक्रों की कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाता। तुम फॉर्मेशन में कुशल नहीं हो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। वह सचमुच प्रभावशाली है। 30 दिन बीत चुके हैं, अब केवल 52 दिन बचे हैं। 8 क्रांतियों का समूह उसे 52 दिनों तक फंसाए रखने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चेहरे पर सुनहरे फर से ढके एक सिथे एकसल्फ ने कहा। 8 क्रांतियों वाले स्पेस टाइम मंदिर का सबसे मजबूत जाल प्रकार का गठन 8 क्रांतियों वाला गठन है। स्पेस टाइम गठन उतना मजबूत नहीं है। जब मैंने स्पेस टाइम गठन का परीक्षण किया तो मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि मुझे क्या करना है और मैं शांति से उस पर ध्यान कर सकती थी। लेकिन जब मैंने 8 क्रांतियों वाले गठन का परीक्षण किया तो मैं पूरी तरह से भ्रमित महसूस करने लगी, एक महिला सिथे एकसल्फ ने कहा। अगर उसे सिर्फ स्पेस टाइम गठन के लिए 30 दिन लगे तो 8 क्रांतियों वाले गठन में शायद उसे 3 साल से ज्यादा लगेंगे। उसका वहां से निकलना संभव नहीं है। उसके चेहरे पर वह मूर्खतापूर्ण भाव देखो। हाँ, वो कच्ची ताकत से घुसना चाहता है। क्या मजाक है। सिथे एकसल्फ के सभी लोग हंसने लगे जब उन्होंने देखा कि निंग क्या कर रहा है। वे जानते थे कि उनका 8 क्रांतियों वाला समूह कितना शक्तिशाली था। धमाका! निंग अभी अभी विशाल स्पेस टाइम संरचना को तोड़कर आगे बढ़ा था। अब उसने भौहें चढ़ाकर अपने नए परिवेश का जायजा लिया। वह कच्ची आग के एक बंद आयाम में था। लपटें इस आयाम के हर इंच को भर रही थीं, लेकिन निंग के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें पीछे धकेल दिया गया। एक सीलबंद आयाम। निंग को अंदाजा भी नहीं था कि अब वह 8 क्रांतियों वाले स्पेस टाइम मंदिर के सबसे खतरनाक और सबसे कठिन हिस्से में पहुंच गया है। 8 क्रांतियों वाली संरचना। मंदिर से भागने में यही उसकी सबसे बड़ी बाधा होगी। अगर वह इसे तोड़ भी देता तो मंदिर में और कुछ नहीं बचता। मुझे कच्चे बल के माध्यम से आयामी झिल्लियों को फाड़ने में सक्षम होना चाहिए। निंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, तुरंत उस तकनीक का उपयोग किया जिसे ऑटॉक्स सबसे अधिक पसंद करते थे, कच्चा बल। धमाका! निंग ऊपर की ओर उछला और उसके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं। उसकी 6 उत्तरधनुष तलवारें आयामी झिल्ली पर जोरदार वार कर रही थीं और हर वार अंतरिक्ष तलवार दाव के रहस्यों से सशक्त हो रहा था। निंग ने पलक झपकते ही कई 100 वार कर दिए। जब निंग उस छिपे हुए आयाम में फंस गया था तो ऑटॉक मोग और ऑटॉक टाइटेनोस ने उस आयामी झिल्ली को तोड़ने के लिए उसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया था, कच्चा बल। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिथे के विपरीत उनके पास अपने कैओसवर्स में लगभग असीमित मात्रा में ऊर्जा थी। ऊर्जा खत्म होने की कोई चिंता नहीं थी, जबकि सिथे को अपने घातक हमलों की योजना बनाते समय यह विचार करना पड़ता था कि उनके पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। इस प्रकार किसी संरचना पर नियंत्रण पाने के लिए अपरिष्कृत बल का प्रयोग करना वास्तव में एक अत्यधिक प्रभावी तकनीक थी, भले ही यह काफी क्रूर और अनाड़ी लगती थी। लगता है ये टूट रहा है।
निंग देख सकता था कि आयामी झिल्ली उसके उन्मत्त हमलों के सामने कांप रही थी। स्पेस टाइम भूलभुलैया में निंग ने भी इसी तरह स्पेस टाइम बुलबुलों पर उग्र हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि उसके द्वारा नष्ट किए गए सभी स्पेस टाइम बुलबुले अपनी ऊर्जा स्थानीय स्पेस टाइम क्षेत्र में छोड़ देते थे, जिससे नए बुलबुले बनते थे। परिणामस्वरूप संरचना की वास्तविक ऊर्जा जरा भी कम नहीं हुई। इस तरह की रणनीति के सामने उसकी असली ताकत बेकार थी, जब तक कि वह उस स्तर तक न पहुंच जाए जहां वह इतना शक्तिशाली हो जाए कि तलवार के एक ही वार से पूरी संरचना को तहस नहस कर सके। हालांकि आयामी झिल्लियां अलग थीं। उन्हें निंग के प्रहारों का भार सीधे सहना पड़ता था और हर बार ऐसा होने पर उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। अंततः वे इतनी कमजोर हो जाती थीं कि बस ढह जाती थीं। धमाका। चाय की केतली उबालने में लगने वाले समय के बाद निंग के एक वार ने आखिरकार एक विशाल घाव खोल दिया, जिसका आकार लगभग 300 मीटर था। आयामी झिल्ली में हुए इस घाव के पार निंग देख पाया बाहर पानी का एक विशाल संसार। अरे! निंग ने मुड़कर उस अग्निलोक को देखा जहां वह अभी था। फिर आयामी झिल्ली के दूसरी ओर स्थित जललोक को देखा। झिल्ली में दरार पहले से ही तेजी से भरने लगी थी। एक और आयाम। निंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने तुरंत दरार से होकर पानी की दुनिया में प्रवेश करने में संकोच नहीं किया। ये तो बहुत तेज था। आयामों में दरार सिर्फ 3 सेकंड में ही बंद हो गई। निंग ने देखा कि उसके द्वारा बनाया गया आंसू उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। तो ये पानी की दुनिया है ना? निंग पानी में उड़ गया। लहरें शक्तिशाली और भारी थीं, लेकिन आग की लपटों की तरह वे निंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थीं। मैं फिर से टूट जाऊंगा। निंग ने एक बार फिर अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया और दुनिया के किनारों की ओर उड़ गया। फिर आयामी झिल्ली पर उन्मत्त होकर हमला करना शुरू कर दिया। एक बार फिर उसे एक आयामी दरार को चीरने में उतना ही समय लगा जितना चाय की केतली उबालने में लगता है, और इस बार वह एक ऐसी दुनिया देख पाया जो जीवन शक्ति और असीम हरी रोशनी से भरी हुई थी। एक और दुनिया। निंग को इस बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह उड़ गया और इस तीसरी दुनिया में आयामी झिल्ली पर हमला करना जारी रखा। और इस तरह निंग ने बिना रुके एक के बाद एक दुनिया में घुसना और फिर तेजी से काटना शुरू कर दिया। एक आम इंसान शायद बहुत पहले ही हार मान लेता, लेकिन निंग ने रुकने से पहले पूरा दिन 100 अलग अलग आयामों वाली झिल्लियों को काटने में लगा दिया। अफसोस, उनका कोई अंत नहीं था। मैंने लगातार 100 से ज्यादा दुनियाएं पार कर ली हैं। निंग एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा मन ही मन सोच रहा था। ये 100 दुनियाएं 8 आयामी आदर्शों से बनी हुई लगती हैं। मैं इन्हें बर्फ की दुनिया, पानी की दुनिया, जीवन की दुनिया, पृथ्वी की दुनिया, पहाड़ की दुनिया, आग की दुनिया, लावा की दुनिया और धातु की दुनिया के रूप में देख सकता हूँ। इन 8 दुनियाओं के बीच आयाम लगातार बदलते रहते हैं। केवल 8 बुनियादी प्रकार हैं, लेकिन मैं जिस भी दुनिया में प्रवेश करता हूँ उसकी आभा पिछली दुनिया से थोड़ी अलग होती है। निंग थोड़ा घबरा रहा था। उसने पूरा दिन दुनियाओं का विश्लेषण करने में बिता दिया था, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उनमें से कैसे पार पाए। जब वह स्पेस टाइम संरचना के भीतर था तो कम से कम वह ये तो बता सकता था कि वहाँ अनगिनत स्पेस टाइम बुलबुले हैं जो एक संरचना में एक साथ जुड़े हुए हैं। अंततः इसे सुझाने से पहले वह उन बुलबुलों से संरचना की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था। हालांकि जिस 8 क्रांतियों के जाल में वह फंसा था, उसने उसे पिछली दुनिया से बाहर निकलते ही एक नई दुनिया दे दी। यह इन 8 प्रकार की दुनियाओं का एक अंतहीन चक्र था, एक अंतहीन चक्र। मैं कैसे आगे बढ़ूं? मैं कैसे बच निकलूं? निंग लगातार यही सोच रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में कुल मिलाकर केवल 8 ही दुनियाएं हों? नहीं, यह सही नहीं हो सकता। मैं स्पेस टाइम पर अपनी महारत से समझ सकता हूं कि 8 से ज्यादा दुनियाएं होनी चाहिए। निंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस संरचना के पीछे के रहस्यों को कैसे समझे। समय एक के बाद एक दिन बीतता गया। 8 पत्थर के खंभों पर स्थित सिथे एक्सल्ट धीरे धीरे शिथिल होने लगे। सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। आखिरकार 8 क्रांतियों वाली संरचना को तोड़ना स्पेस टाइम संरचना को तोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सच में इनमें से हर एक मंदिर बेहद असाधारण था। ऑटोक एकोंग अपने मंदिर से केवल ऑटोक टाइटेनोस के अपने अवतार का त्याग करने की बदौलत ही बच पाया था। एक बार अयर यहाँ आ जाए तो हम अपना मिशन पूरा कर लेंगे। सिथे एक्सल्ट चुपचाप इंतजार करते रहे। निंग अब लावा की दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच कमल की मुद्रा में बैठा था। उसके सामने मौजूद समस्या पर लगातार विचार करते हुए उसके चारों ओर समय की गति 100 गुना बढ़ गई थी। निंग ने टाइटेनोस, मोग, स्काईफीडर, बोलिन और अन्य लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था। सभी 6 ऑटोक उसे सुझाव दे रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी 8 दुनियाओं के इस भ्रामक रूप से सरल चक्र का कोई सही समाधान नहीं निकाल पा रहा था। पुस्तक 44, अध्याय 12, एक जानलेवा आवाज। अक्सर कोई चीज जितनी सरल होती थी उसमें उतनी ही कम खामियां होती थीं। सबसे आसान उपायों में से एक था किसी को कैद करने के लिए एक विशाल पिंजरा बनाना जो इतना स्थिर और मजबूत हो कि उसे तोड़ना नामुमकिन हो। हालांकि सादगी की अपनी कुछ कठोर जरूरतें भी थीं। जी निंग और ऑटोक इतने जबरदस्त ताकतवर थे और उनके पास ऊर्जा का इतना असीम भंडार था कि कोई भी छोटा पिंजरा उनके हमलों का सामना नहीं कर सकता था। 8 क्रांतियों का गठन एक अलग तरीके से हुआ। इससे कई दुनियाएं बनी, जिनमें से हर एक को निंग ने काफी तेजी से भेद दिया, लेकिन एक के बाद एक दुनियाएं बनती रहीं। ये सभी दुनियाएं बेहद स्थिर हैं। इस तरह की दुनिया को बनाए रखना आसान नहीं हो सकता, निंग ने सोचा, और दुनियाएं वाकई अनगिनत नहीं हो सकती। तोड़ो। निंग एक बार फिर 3 सिरों और 6 भुजाओं वाले रूप में खड़ा हुआ। वह तलवार की रोशनी की एक चमकदार धार में बदल गया जो आयामी झिल्ली से टकराए।
चाय की केतली उबालने में लगने वाले समय के बाद आयामी झिल्ली फट गई और बर्फ का एक जमता हुआ संसार प्रकट हुआ। बर्फ ने पूरी दुनिया को भर दिया, जिससे महाद्वीप, पहाड़ और घाटियां बन गईं। निम्न आयामी दरार से होकर इस जमे हुए संसार में प्रवेश कर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दरार किस दिशा में बनती है, अंतिम परिणाम एक नई दुनिया ही होगी। ये दुनियाएं कितनी स्थिर हैं, ये देखते हुए इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, और फिर भी ये एक अंतहीन चक्र में खुद में ही उलझी रहती हैं। ये तभी संभव है जब ये 8 दुनियाएं सचमुच मेरे सामने एक पंक्ति में आ जाएं। इस तरह मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मुझे अपने सामने दुनियाओं का एक अंतहीन सिलसिला दिखाई देगा। अब तक निंग को मोटे तौर पर अंदाजा हो गया था कि यह 8 चक्रों वाला समूह कैसे काम करता होगा। इसमें कई दर्जन या सैकड़ों दुनियाएं शामिल थीं जो शायद एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित थीं। निंग इस गोले के बिल्कुल बीच में स्थित था, इसलिए वह जहां भी जाता एक नई दुनिया में प्रवेश करता। ऐसा करते ही बाकी दुनियाएं उसे अपने केंद्र में रखने के लिए खुद को स्थानांतरित कर लेतीं। चाहे वह कहीं भी जाए, वह संरचना के केंद्र में ही फंसा रहेगा। वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यही उसका मौजूदा सिद्धांत था। शायद ये पुनर्तः सिद्ध न हो, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि कमोबेश यही काम करता है। हालांकि इस सिद्धांत ने निंग को और भी चिंतित कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि यह कितना सरल था। कोई चीज जितनी सरल होगी, उसमें उतनी ही कम खामियां होंगी। इसकी एकमात्र असली खामी यह है कि इन दुनियाओं को मेरी तरह लगातार हिलना डुलना और बदलना पड़ता है। अगर ऐसा न होता तो मैं अंततः संरचना के दायरे से आगे बढ़ पाता। इस गतिमान प्रक्रिया में समय लगता है। मुझे एक दुनिया को तोड़ने के लिए एक केतली चाय उबालने जितना समय लगता है, और यह उनके खुद को फिर से समायोजित करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। निंग ने सोचा, अगर मैं दुनियाओं को 10 गुना तेजी से तोड़ पाता तो शायद दुनियाओं को खुद को पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जिससे कुछ ऐसे रास्ते खुल जाते जिनका मैं फायदा उठा सकता हूँ। अपनी वर्तमान समझ के आधार पर वह जानता था कि इस संरचना को भेदने के लिए बल का प्रयोग करना पूरी तरह से निरर्थक था। 8 संरचनाओं वाला ये समूह उसके द्वारा भागे गए प्रत्येक संसार के साथ अपनी आंतरिक संरचना को लगातार पुनर्व्यवस्थित करता रहेगा। शक्ति काम नहीं करेगी, उसे बस गति की आवश्यकता थी। उसे इतनी तेज गति से चलना था कि संरचना समय के साथ पुनर्व्यवस्थित न हो सके, जिससे खामियां उजागर हो जाएं। यही मेरा एकमात्र विकल्प है। निंग के पास इसके अलावा कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था। लेकिन मैं इन दुनियाओं को तेजी से कैसे पार करूं? 2 विकल्प दिमाग में आए। पहला था किसी तरह खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना। उदाहरण के लिए, अगर वह स्पेस टाइम के दाव के बारे में ज्यादा समझ हासिल कर लेता तो वह उन आयामी दीवारों को तेजी से और आसानी से भेद पाता। या फिर अगर वह ओब्लिवियन स्वॉर्ड दाव बना लेता तो वह उसकी सर्वव्यापी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकता था। निंग को लग रहा था कि इसे बनाने के बाद वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और उस शक्ति का इस्तेमाल करके वह उन आयामी बाधाओं को और तेजी से भेद सकता था। हालांकि अपनी व्यक्तिगत शक्ति में सुधार करना एक बेहद मुश्किल लक्ष्य था। उसने पहले ही स्पेस टाइम तलवार दाव तैयार कर ली थी। निंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे और कैसे उन्नत किया जाए। विस्मृति की अवधारणा उसे विनाश के क्षेत्र के रहस्यों को जानने के बाद ही प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो संपूर्ण अराजकता ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम थी। अय्यरे ने इस रहस्यमयी वस्तु को अनंत शून्य के भीतर से पाया था, और अपने अस्तित्व के अनगिनत युगों में उसे ऐसी दूसरी वस्तु कभी नहीं मिली थी। निंग का अवतार विनाश छत्ते में ही फंसा रहा, और उसने इस तकनीक का विश्लेषण करना कभी बंद नहीं किया। दूसरा विकल्प ये था कि वह अपने सामने मौजूद आयामी झिल्लियों में खामियां ढूंढे। अगर वह कुछ खामियां ढूंढ पाता तो वह उन्हें बहुत कम मेहनत में बहुत तेजी से तोड़ पाता। मैं लगातार ओब्लिवियन स्वॉर्ड दाव का अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें जल्दबाजी करने का कोई तरीका नहीं है। निंग ने अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। मेरा एकमात्र विकल्प इन आयामी संरचनाओं में खामियां ढूंढना है। फुश फुश, उसकी तलवार की रोशनी पानीदार हो गई। आयामी झिल्ली के आर पार बहने लगी और उसे पहले कंपाने लगी, फिर चटकने लगी। निंग दरारों को घूर रहा था, उन्हें तेजी से भरते हुए देख रहा था। ये आयाम स्पेसटाइम के रहस्यों के आधार पर बनाए गए थे। आयामी झिल्ली का हर एक हिस्सा एक जैसा लगता है, कोई भी दोष नजर नहीं आता। जैसे जैसे निंग 8 क्रांतियों की संरचना में फंसा रहा, बाहर युद्ध तेज होने लगा। ऑटोक स्काईफीडर का अवतार सिथे का शिकार करते हुए धोखे का शिकार हो गया और एक मंदिर में फंस गया, और ऑटोक बोलिन का अवतार भी। ऑटोक स्टोनरुल का अवतार ज्यादा भयानक था। वह एक सतर्क व्यक्ति था और भ्रमों में माहिर था। जब सिथे मंदिर प्रकट हुआ तो उन्हें पता चला कि उन्होंने सिर्फ एक प्रक्षेपण के अलावा कुछ नहीं फंसाया था, और अब जब मंदिर प्रकट हो गया था तो ऑटोक स्टोनरुल ने तुरंत मंदिर के चारों ओर एक भव्य संरचना स्थापित कर दी, उसे सुरक्षित रूप से बंद कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह बच न सके। फिलहाल संघर्ष काफी कम स्तर पर ही रहा, क्योंकि ऑटोक खोए हुए अवतारों की जगह थोड़े कमजोर अवतार ले सकते थे। अंततः युद्ध का असली केंद्र सम्राट डार्कनॉर्थ पर ही रहा। अगर सम्राट डार्कनॉर्थ मर जाता तो एनिहिलेशन हाइव पर नियंत्रण नहीं रह जाता। ये कैओसवर्स की ऊर्जाओं का लगातार शोषण करता रहता। रिवर्स वॉर्टेक्स संरचना कैसे काम करती है, ये समझने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति ऑटोक टाइटेनोस था, जिसका अवतार पहले ही नष्ट हो चुका था। उसका नया अवतार एनिहिलेशन हाइव को नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अगर टाइटेनोस को इसे रोकना है तो उसे स्वयं जाना होगा। डार्कनॉर्थ 7 साधक नेताओं में सबसे शक्तिशाली सदस्य था, जबकि टाइटेनोस दूसरा सबसे शक्तिशाली था।
अगर टाइटेनोस को मार दिया जाता और टाइटेनोस को बांध दिया जाता तो वे युद्ध हार जाते। अगर हम डार्कनॉर्थ को मार सकें तो हम जीत जाएंगे। एयरे ने निंग को मारना एक बेहद जरूरी मिशन समझा। जहां तक उसका सवाल था, निंग बाकी सभी 6 ऑटॉक्स को मिलाकर भी उससे ज्यादा खतरा था। निंग के पकड़े जाने के 59वें दिन। हाल के दिनों में निंग कभी कभार ही किसी नई दुनिया में प्रवेश करता था, फिर ध्यान शुरू करने से पहले अपना अधिकांश समय टहलने में बिताता था। तो क्या यह ऐसे ही काम करता है? निंग ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें तारों भरे आसमान जितनी गहरी और अथाह थीं। अनगिनत तारे उसकी आंखों में तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह इस बात का संकेत था कि वह अंकगणित के ताव में सचमुच एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था। अचानक निंग का शरीर तेजी से बड़ा हो गया। धमाका, वह एक विशालकाय 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले दैत्य में बदल गया, जिसके पास उत्तर धनुष की सभी 6 तलवारें थीं। वह जमीन पर आगे बढ़ा, उसकी 6 तलवारें भी आकार में बढ़ती गईं क्योंकि वह उनसे अपने चारों ओर फैली आयामी झिल्ली पर तलवार की रोशनी के बार बार वार कर रहा था। जब निंग की तलवारें चलती तो उनके चारों ओर तलवारों की कई परछाइयां दिखाई देती। कट, वार, घूंसे, हर तरह के हमले उसके आसपास के इलाके में छा जाते। क्या चल रहा है? उस दुनिया में कुछ गड़बड़ है। यह अस्थिर कर रही है। 8 क्रांतियों के गठन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सिथे एक्सल्स को तुरंत झटका लगा। निंग को आगे बढ़ने में नाकाम होते देखकर उनका अपने गठन पर और भी भरोसा बढ़ गया था। उन्होंने खुद को शांत रहने दिया था, लेकिन अब वे सभी स्तब्ध थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग जिस दुनिया में था वह कांपने लगी थी, मानो पूरी दुनिया स्थिर नहीं रह पा रही थी और ढहने के कगार पर थी। मैं अतिरिक्त ऊर्जा नहीं भेज सकता, काले बालों वाली सिथे एक्सल्फ ने चौंक कर कहा। हमें उस दुनिया की आयामी झिल्ली के किसी भी हिस्से में अपनी ऊर्जा भेजने से रोक दिया गया है। कुछ तो नलिकाओं में बाधा डाल रहा है। ऊर्जा की कमी के कारण आयामी झिल्ली खुद को ठीक नहीं कर पा रही है। वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से टूटकर अंदर घुस जाएगा। ये कैसे संभव है? उसने ये कैसे किया? सिथे एक्सल्फ घबरा गए। पहले निंग को एक आयामी झिल्ली को तोड़ने के लिए एक केतली चाय उबालने जितना समय चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बार जब वह आयामी झिल्ली पर हमला करता तो संरचना उसे मजबूत करने के लिए तेजी से और ऊर्जा भेजती। यही कारण था कि जब वह एक दरार को चीरने में कामयाब भी हो जाता तो वह दरार सिर्फ 3 सेकंड में ही बंद हो जाती। लेकिन अब आयामी झिल्ली को ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो गई थी। इससे विनाश की प्रक्रिया और भी तेज हो गई। ये समझ में नहीं आया। ऊर्जा का स्थानांतरण एक अदृश्य निराकार प्रक्रिया थी जिसमें ऊर्जा सीधे झिल्ली में ही प्रवाहित होती थी। निश्चित रूप से ऐसी चीज को रोकने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए था। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पर्याप्त रूप से उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि तक पहुंच गया हो, सब कुछ संभव था, चाहे वह सृजन हो या विनाश। निंग ने कई दिन त्वरित ध्यान में बिताए थे और अपने अंकगणितीय तलवार दाव, अंतरिक्ष समय तलवार दाव, प्रकाश तलवार दाव और अंधकार तलवार दाव को एक साथ जोड़कर इसे पूरा करने का तरीका ढूंढ रहे थे। धमाका, निंग जिस दुनिया में फंसा था उसके अलग अलग हिस्सों में 3 बड़े बड़े छेद दिखाई दिए। निंग ने उन छेदों से झांका तो उसे 3 बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाई दी। वह मुस्कुराया। आयाम, घूमो। एक अजीब जानलेवा आवाज अचानक गूंजी। अचानक निंग ने देखा कि दरारों के बाहर 3 अलग अलग दुनियाएं घूमने लगीं। वह जिस दुनिया में था वह उनसे पूरी तरह अलग हो गई और धीरे धीरे निंग को चौथी और 5वीं दुनियाएं दिखाई देने लगीं जो उसके चारों ओर घूम रही थीं। पुस्तक 44, अध्याय 13, घातक जाल 1। अच्छा नहीं। निंग के मन में खतरे का एक भयानक एहसास तुरंत छा गया। वे अब मुझे पकड़ नहीं सकते, तो क्या वे मुझे मारने की कोशिश करेंगे? ये सभी मंदिर सिथे एक्सल्फ द्वारा संचालित थे। इनका इस्तेमाल फंसाने के लिए तो किया जा सकता था, लेकिन मारने के लिए भी। ऑटोक टाइटेनोस के अवतार और ऑटोक एकोंग को उस मंदिर में जीवित रहने के लिए मिलकर काम करना पड़ा जहां वे थे, और अंततः टाइटेनोस ने अपना अवतार खो दिया ताकि एकोंग बच सके। इन मंदिरों से निपटना आसान नहीं था। निंग को यह स्पष्ट अनुभूति हुई कि इस दुनिया में रहना और भी अधिक खतरनाक होगा, और इसलिए वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और बाहर की ओर निकल गया। फुफ! जैसे ही वह उस दुनिया से बाहर निकला उसका चेहरा पीला पड़ गया। पहले पिछली दुनिया से बाहर निकलते ही एक नई दुनिया उसका स्वागत करती थी, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार वह एक खाली क्षेत्र में था जिसमें कई विशाल पॉकेट आयाम थे। उसके ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, पूरा क्षेत्र उन घूमती हुई दुनियाओं से भरा हुआ था। निंग 20 से ज्यादा चीजें देख पा रहा था। वे सभी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, और वह बिल्कुल बीच में था। ये सचमुच वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। ये सभी दुनियाएं गतिशील हैं, इसलिए मैं हमेशा पुरानी दुनिया को तोड़ने के बाद नई दुनिया में प्रवेश करता हूँ। ये देखकर निंग को अपनी परिकल्पना पर और भी यकीन हो गया। अब जब मैं दुनियाओं को और तेजी से तोड़ रहा हूँ तो वे मेरे साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने बेकार के तामझामों को पूरी तरह से त्यागने का फैसला किया है। सम्राट डार्कनॉर्थ, एक ठंडी आवाज गूंजी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं डार्कनॉर्थ हूँ? निंग ने निश्चिंत होकर जवाब दिया। उसका शरीर इतनी तेज चमक से चमक रहा था कि सिथे एक्सल्फ केवल एक चमकती हुई आकृति ही देख पा रहे थे और उसकी आकृतियां पहचान नहीं पा रहे थे। सम्राट डार्कनॉर्थ, आपके अलावा मुझे किसी और की कल्पना भी नहीं हो सकती जो 8 क्रांतियों वाली संरचना को इतनी जल्दी समझकर उसे ध्वस्त कर सके, ठंडी आवाज ने जवाब दिया। 8 क्रांतियों वाली संरचना सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई जानलेवा हथियार भी भरे पड़े हैं। सम्राट डार्कनॉर्थ, हमारी असली योजना बस आपको फंसाने की थी,
लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें अब आपको मारना ही होगा, एक दूसरी गहरी आवाज गूंजी। हाँ, निंग ने अपने चारों ओर घूमते हुए अनगिनत लोगों को घूरा, फिर जोर से हंसा। क्या मजाक है, अगर तुम मुझे मार सकते होते तो कब का मार चुके होते। आखिरकार यही मेरी मातृभूमि है, हम साधक अपनी अराजकता की दुनिया में तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे मार डालोगे, अगर तुम्हें इस मंदिर की भी मदद मिल जाए तो भी मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं है। 8 सिथे इकसठ के चेहरे थोड़े सख्त हो गए। ये सच था, उन्हें मानना पड़ा कि उन्हें डार्कनॉर्थ को मारने का पूरा यकीन नहीं था। अय्यरे को भी यकीन नहीं था कि वे ऐसा कर पाएंगे, इसीलिए उसने उन्हें सिर्फ निंग को फंसाकर बांधने का आदेश दिया था। अगर वे अय्यरे के आने तक निंग को फंसाए रख पाते तो उनकी जीत की संभावना 100% बढ़ जाती। अफसोस, सिथे इकसठ कुछ नहीं कर सकते थे। अब जब निंग को 8 क्रांतियों की संरचना का काम करने का तरीका पता चल चुका था तो अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह शायद 1 घंटे के अंदर ही भाग सकता था। इस प्रकार उन्होंने 8 क्रांति संरचना को एक जाल संरचना से एक मारक संरचना में बदलने का विकल्प चुना। सभी मंदिरों में भयानक आक्रामक शक्तियां अंतर्निहित थीं। 8 क्रांतियों वाले स्पेसटाइम मंदिर के लिए भी यही सच था। उम्मीद है हम उसे मार पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तब भी हम विनाश मोड का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ और समय जरूर खरीद सकते हैं। अब तो 59 दिन हो गए हैं, अगर हम 10 दिन और खरीद सकें तो हम कुछ बड़ा कर लेंगे। वह हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमला करो, हमला। 8 सिथे इकसठों ने तुरंत 8 क्रांतियों के गठन में आक्रामक कार्यों को सक्रिय कर दिया। अरे, निंग का चेहरा कठोर हो गया जब वह खालीपन में खड़ा अपने चारों ओर घूम रहे विशाल लोगों को घूर रहा था। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि हर विशाल लोक संचित हो रहा था और भयानक मात्रा में शक्ति छोड़ने की तैयारी कर रहा था। बर्फ बनाने वाली ऊर्जाएं, ज्वलंत ऊर्जाएं, जलीय ऊर्जाएं, प्राण ऊर्जाएं, धात्विक ऊर्जाएं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं इन लोगों से बाहर निकलने लगी थीं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं आपस में मिलकर बनने लगीं और अंततः वे 8 अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं में विलीन हो गईं, जो विशाल ड्रैगन के रूप में प्रकट हुईं। ये विशाल ऊर्जा ड्रैगन दिखने में बिल्कुल अलग थे, लेकिन वे सभी लगभग 10 लाख किलोमीटर लंबे और 10 लाख किलोमीटर चौड़े थे। प्रत्येक ऊर्जा ड्रैगन में इतनी शक्ति थी कि निंग को भी झटका लग जाता था। ये चीजें निश्चित रूप से ऑटोक स्तर की थीं और वास्तव में वे अपनी मूल शक्ति में निंग से कहीं आगे निकल गईं। हालांकि निंग पूरी तरह शांत रहा। ये कुछ और नहीं बल्कि संरचनागत संरचनाएं थीं जिनमें सच्ची चेतना नहीं थी। उन्हें दाव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 8 विशालकाय ड्रैगन धीरे धीरे हवा में निंग की ओर तैरने लगे। उनके भारी शरीर ने निंग की दृष्टि में सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। निंग ने अपना 3 सिर वाला 6 भुजाओं वाला रूप बनाए रखा और अपनी 6 उत्तर धनुष तलवारों के साथ सावधानी से उनका इंतजार करने लगा। अंततः वे सभी मिलकर एक चक्राकार श्रृंखला बना लेते हैं। कुछ चक्रों ने आंतरिक चक्र बनाए जबकि कुछ ने बाहरी चक्र। एक ड्रैगन जो पत्थर की ऊर्जाओं से बना हुआ प्रतीत होता था सबसे पहले निंग की ओर बढ़ा और जब वह आगे बढ़ा तो निंग ने अंततः उस पर प्रहार किया। तोड़ो। टिकाऊ दिखने वाले पत्थर के ड्रैगन का सामना होते ही निंग ने तुरंत पंचतत्व तलवार दाव का इस्तेमाल किया। सच तो ये है कि सभी 8 ऊर्जा ड्रैगन पंचतत्वों की ऊर्जा पर आधारित थे, इसलिए पंचतत्व तलवार दाव उन सभी के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया थी। निंग की तलवार की रोशनी में प्राण शक्ति भरी हुई थी। वह पत्थर के अजगर से जोर से टकराई और उसे चीरने के लिए तेज रोशनी के साथ फट पड़ी। पंचतत्व तलवार दाव सचमुच इस पत्थर के अजगर के लिए एक शक्तिशाली प्रतिकार थी, लेकिन निंग का पूरा जोरदार प्रहार पत्थर के अजगर को बमुश्किल ही चकनाचूर कर पाया। कुछ ही क्षणों बाद बाकी ऊर्जा ड्रैगन उसकी ओर झुंड में आने लगे और पत्थर का अजगर अपने टूटे हुए अंगों से फिर से बनने लगा। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। 8 ऊर्जा ड्रैगन लगातार निंग के चारों ओर परतों में लिपटे रहे। निंग ने एक के बाद एक को नष्ट कर दिया, लेकिन नए लगातार बनते रहे। इसमें कितना समय लगेगा, निंग की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसा क्यों है कि मुझे बच निकलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। 8 सिथे इकसठों ने संरचना पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण बनाए रखा तथा जरा सी भी ढील देने का साहस नहीं किया। इस तरह से संरचना का उपयोग करने से बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत हो रही है। ये ट्रैप मोड की तुलना में कई गुना तेजी से ऊर्जा का क्षय कर रहा है। हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, काले बालों वाले सिथे ने चिंतित होकर कहा। हमें करना ही होगा, भले ही इसके लिए हमारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाए। हमें सर्वशक्तिमान अयर के आने तक टिके रहना ही होगा। जितनी देर तक तुम रुक सकते हो रुको। 8 क्रांतियों वाली इस संरचना में कई अलग अलग तंत्र थे। ट्रैप मोड तो बस शुरुआत थी, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि किसी भी दुश्मन के लिए बच निकलना मुश्किल हो। इसके बाद कई भयानक हमले होने वाले थे। हालांकि सिथे इकसठ को इन हमलों से निंग को मारने का पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने निंग को फंसाने और उसे बांधे रखने में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगर निंग बच नहीं पाता तो वे जीत जाते, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती, खासकर जब निंग उन पर इतने सारे हमले कर रहा होता। धमाका धमाका धमाका। 3 सिरों और 6 भुजाओं वाले निंग ने अपनी पंचतत्व तलवार दाव से ऊर्जा ड्रैगन पर लगातार हमला किया। वह एक पल के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उसे पहले ही संरचना में एक खामी नजर आ गई थी। ये ड्रैगन ऊर्जा से बने हैं और इन्हें शारीरिक रूप से भारी बनाया गया है, जिससे इन्हें तोड़ना मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें बनाए रखने में हर समय बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अगर मैं उन पर जोरदार हमला करूं तो उनकी ऊर्जा की खपत बेतहाशा हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं है कि वे इतने ज्यादा ऊर्जा व्यय को ज्यादा देर तक झेल पाएंगे।
यही इस संरचना की कमजोरी है, इसकी ऊर्जा खपत। थम जाओ। निंग को अपनी ऊर्जा के खत्म होने की चिंता नहीं थी। वह अपने कैओस्वर्स में एक ओमेगा सम्राट था। कैओस्वर्स से ही उसे ऊर्जा का अनंत भंडार मिलता था। धमाका, धमाका, धमाका। उसने एक और अजगर को नष्ट कर दिया और एक बार फिर उसकी जगह एक नया अजगर आ गया। 8 ऊर्जा ड्रैगन उसके चारों ओर कुंडली मारकर उसे दबाते रहे, उसे भागने से रोकते रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी ऊर्जा की कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध के 6 पूरे दिनों के बाद सिथे एक्सल्स अंततः इसे और अधिक समय तक जारी रखने में असमर्थ रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ही दिन में हमारा 8 चक्करों वाला स्पेस टाइम पैलेस ऊर्जा की कमी के कारण अपने ही भार से ढह जाएगा। महिला सिथे एक्सल्ट ने जल्दी से कहा, अगर हम एक दिन और टिक भी गए तो भी वह पर्याप्त समय नहीं होगा। अयर ऐसा नहीं कर पाएंगे। धिक्कार है इस सम्राट डार्क नॉर्थ पर। यह इस पूरे समय लगातार हमला कर रहा है। अगर ये थोड़ा रुक जाता तो हमें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। सच कहूं तो हमने इतना शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत तैयार कर लिया है कि यह सर्वशक्तिमान अयर के आने तक हमारा साथ देने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। लेकिन सम्राट डार्क नॉर्थ अपने पागलपन भरे हमलों को रोकने वाला नहीं है। देखो, हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें तो उम्मीद नहीं थी कि वह बस वहीं खड़ा रहेगा और मौत का इंतजार करेगा, है ना? बस चलो हमला करते हैं। ट्रैप मोड बंद करो और एनिहिलेशन मोड चालू करो। एनिहिलेशन मोड में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हमले होते हैं। सम्राट डार्क नॉर्थ भले ही अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो, लेकिन फिर भी उनकी जान जा सकती है। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। सिथे एक्सल्ट अयर के आने के लिए पर्याप्त समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इससे उनकी जीत पक्की हो जाती। अफसोस, उनके पास अब पर्याप्त समय नहीं था। उनके पास एकमात्र विकल्प विनाश मोड को पूरी तरह से सक्रिय करना था, क्योंकि मूल ट्रैप मोड तो गठन के पहले चरण से ज्यादा कुछ नहीं था। भौतिक रूप धारण करो। 8 सिथे एक्सल्टों ने एक साथ अपने अपने गठन के भागों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट। निंग के चारों ओर कुंडली मारे बैठे ऊर्जा ड्रैगन अचानक हवा में उछलने लगे, एक दूसरे से उलझने लगे और एक साथ निंग की ओर बढ़े। यहाँ तक कि दूर स्थित विशाल जुड़े हुए संसार भी एक बार फिर हिलने लगे, जिससे निंग का चेहरा बदल गया। पुस्तक 44 अध्याय 14 घातक जाल 2 जाल मोड ने जी निंग पर दबाव डालकर और उसे धीमा करके धीरे धीरे काम किया था। हर बार जब वह 8 ऊर्जा ड्रैगन में से किसी एक को नष्ट करता तो वह तेजी से फिर से संगठित होकर फिर से उसके पीछे पड़ जाता। युद्ध की कुल गति काफी धीमी थी, लेकिन अब सब कुछ अचानक तेज हो गया। 8 ऊर्जा ड्रैगन एक साथ निंग के चारों ओर भयंकर रूप से कुंडली मारने लगे। निंग जानता था कि ये ड्रैगन कितने भयानक रूप से शक्तिशाली हैं। अगर वह उनके हमलों का सामना नहीं कर पाता तो शायद वह धूल में मिल जाता, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उनके द्वारा चूर चूर हो जाती। तोड़ो। निंग ने सभी सुरक्षा उपायों को त्यागने का फैसला किया और इसके बजाय अपनी तलवार कला का उपयोग करके सीधे बर्फ के ड्रैगन की ओर हमला किया जो उसके सबसे करीब था। फुफ फुफ। तलवार की रोशनी किसी विशाल पवनचक्की की तीलियों की तरह चमकी और तुरंत जमे हुए ड्रैगन के शरीर पर लगातार कई वार करके उसे गहराई तक चीर डाला। निंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ड्रैगन के अंदर तक घुसने की कोशिश की। धमाका। बाकी सभी ऊर्जा ड्रैगन एक दूसरे से टकरा गए, यहाँ तक कि निंग को भी नहीं छुआ जो अब बर्फ के ड्रैगन के अंदर था। वाह, निंग ने राहत की सांस ली। मेरे लिए उन 8 ड्रैगन को एक साथ रोकना तो संभव नहीं था, लेकिन उनमें से एक के अंदर छिपकर मैं इस समस्या से बच निकलने में कामयाब रहा। फुस। निंग जिस बर्फ के अजगर के अंदर था वह तेजी से टूटने और बिखरने लगा, जिससे निंग का छिपने का स्थान छिन गया। कुछ ही देर बाद इस क्षेत्र की बाहरी परिधि पर एक नया बर्फ का अजगर फिर से बनने लगा। जैसे ही निंग ने खुद को प्रकट किया, सभी ड्रैगन एक बार फिर उसकी ओर झपटे। तोड़ो। निंग की तलवार की रोशनी अतुलनीय तीक्ष्णता और गंभीरता के साथ चमक उठी। पानी के ड्रैगन के शरीर को चीरते हुए उसे अंदर जाने दिया। चाहे उसका सामना किसी भी ड्रैगन से हो, वह उसका मुकाबला करने के लिए एकदम सही तलवार कला ढूंढ लेता था। वह ऊर्जा ड्रैगन के शरीर में गहराई तक घुस जाता था और उसके कई अन्य हमलों से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक ऐसे ही खेलते रह पाओगे। निंग को जरा भी चिंता नहीं हुई। वह ऊर्जा ड्रैगन के शरीर में उनके संयुक्त हमलों से बचने के लिए लगातार गोता लगाता रहा। इस बढ़ी हुई गति का मतलब है कि ऊर्जा ड्रैगन पहले की तुलना में 10 गुना तेजी से टूट रहे हैं और समग्र संरचना पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रही है। वे इसे कब तक झेल पाएंगे? सामान्य तौर पर इस तरह की संरचना के हमलों को तेज करने पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। निंग का अनुमान बिल्कुल सही था। सिर्फ 1 घंटे के बाद सिथे एक्सल्ट युद्ध की इस गति को बनाए रखने में असमर्थ थे। हम उसे मार नहीं पाएंगे। सम्राट डार्क नॉर्थ बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह हमारी किसी भी टुकड़ी ड्रैगन को लगभग तुरंत ही चीर सकता है। हमारे ऊर्जा भंडार ज्यादा देर तक नहीं टिकते। आइए अंतिम संरचना 8 क्रांतियों का विनाशक संरचना पर चलते हैं। मुझे आशा है कि 8 क्रांतियों का विनाशक उसे मारने में सक्षम होगा। यह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। 8 चक्कर लगाने वाला विध्वंसक इतना शक्तिशाली है कि यह निश्चित रूप से उसकी जान ले लेगा। सिथे एक्सल्ट सभी जीत के लिए बेताब थे। 8 चक्करों वाली विध्वंसक संरचना मंदिर की आखिरी और सबसे शक्तिशाली आक्रामक तकनीक थी। अगर यह भी नाकाम हो जाती तो निंग कुछ ही देर में संरचना को तोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो जाता, जिसका मतलब था कि वे अपने मिशन में नाकाम हो जाते। जैसे ही निंग उन उन्मत्त हमलों को रोकने में व्यस्त था, 8 ऊर्जा ड्रैगन अचानक एक बार फिर अपनी शक्ति में आसमान छूने लगे।
उन्होंने हर दिशा में शक्ति की अनगिनत धाराएं छोड़ी और उनका निशाना उन विशाल लोकों पर साधा जो निंग के चारों ओर लगातार अपनी स्थिति बदल रहे थे। जल, जमी हुई बर्फ, धधकती आग, पत्थर और भी बहुत कुछ के लोग एक जटिल और अद्भुत तरीके से आपस में जुड़ने लगे और एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करने लगे। निंग के ऊपर कई दुनियाएं मिलकर एक विशाल 8 त्रिग्राम आकार की आकृति बना रही थीं। उसके नीचे कई दुनियाएं मिलकर कुछ ऐसी ही आकृति बना रही थीं। 8 त्रिग्रामों के 2 समूह तेजी से निंग की ओर गिर रहे थे, जो उनके बीच फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे निचला समूह चक्की का पार्ट हो, जबकि ऊपरी समूह चक्की का पार्ट। निंग के आसपास की सभी दुनियाएं पूरी तरह से एक साथ जुड़ गई थीं, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। ऊर्जा ड्रैगन की बात करें तो उनकी ऊर्जाएं भी पूरी तरह से इस संरचना में विलीन हो गई थीं। अच्छा नहीं, यह एक सीधा सादा विनाशकारी हमला था जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था कि निंग उसे बिल्कुल भी चकमा नहीं दे पा रहा था। उसके पास बस एक ही विकल्प था कि वह उसका सीधा सामना करे। निंग जानता था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है और उसने अपनी 3 सिरों वाली 6 भुजाओं वाली मुद्रा बनाए रखते हुए अपनी 6 उत्तरधनुष तलवारें तैयार कर लीं। ये सब बताने में वक्त लगा, लेकिन सच तो ये है कि इन दुनियाओं को निंग की ओर टूटकर गिरने में एक पल से भी कम समय लगा। वे बिल्कुल आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहे थे। झनकार, निंग ने बचाव के लिए अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। उत्तरी धनुष की 3 तलवारबाजों ने अंकगणितीय तलवार दाव का इस्तेमाल किया। अंकगणितीय तलवार दाव इतना अतुलनीय रूप से जटिल था कि इसे सचमुच सभी भविष्य सूचक दाव में बेजोड़ कहा जा सकता था। जिस आक्रमण का वह सामना कर रहा था वह 2 भागों में बटा हुआ था और निंग उनकी कुछ शक्ति को एक दूसरे के विरुद्ध पुनर्निर्देशित करना चाहता था। इसलिए उसने अंकगणितीय तलवार दाव का इस्तेमाल ठीक इसी उद्देश्य से किया, जिससे उस पर से दबाव कुछ कम हुआ। अपनी चौथी उत्तरधनुष तलवार का इस्तेमाल उन्होंने स्पेसटाइम स्वॉर्ड दाव को अंजाम देने के लिए किया, जिससे एक स्पेसटाइम झिल्ली बनी जिसने उन्हें ढक लिया। अब वह एक स्वतंत्र स्पेसटाइम सातत्य के भीतर थे जो आसानी से कई हमलों को विफल कर सकता था। जहां तक उसकी आखिरी 2 तलवारों की बात है, उसने उनका इस्तेमाल पंचतत्व तलवार दाव को अंजाम देने के लिए किया। वे पानी की कोमलता, धरती के वजन और लकड़ी की प्राण शक्ति का प्रतीक थीं। दोनों 8 त्रिग्राम संरचनाएं एक दूसरे पर टूटती रहीं। अयर ने इसे विनाश मोड कहा था और इसमें 8 अलग अलग शक्ति स्रोतों का उपयोग करके एक विशाल शक्ति स्रोत का निर्माण किया गया। धमाका, धमाका, धमाका। निंग ने अपनी ओर टूटते 2 8 त्रिग्रामों से लड़ना शुरू कर दिया। वह एक बार फिर पंगु की तरह स्वर्ग को धरती से चीरता हुआ दिखाई दिया और इस संरचना के विनाशकारी दबाव का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सभी 6 उत्तरधनुष तलवारों का इस्तेमाल किया। हालांकि निंग को तुरंत आभास हो गया कि शक्तिशाली शक्ति का एक और स्रोत उसकी ओर टूट रहा है। इससे निंग अचंभित रह गया और वह जल्दी से इसे भी रोकने के लिए आगे बढ़ा। और फिर भी कुछ ही क्षणों बाद शक्ति का एक और स्रोत उस पर टूट पड़ा। 8 त्रिग्राम उसकी ओर टूट रहे थे, लेकिन घूम भी रहे थे, जिससे एक अजीब प्रकार की शक्ति उत्पन्न हुई जो निंग से टकराए, जिससे उसके लिए बचाव करना और भी कठिन हो गया। धमाक। 5वीं शक्ति के प्रहार से बचाव करते हुए निंग को अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला। अच्छा नहीं, निंग जानता था कि उसका शरीर तनाव के कारण टूटने लगा है। यह मन की शक्ति से बना था और ब्रह्मांड के किसी भी खजाने जितना मजबूत था, फिर भी यह इतना दबाव नहीं झेल पा रहा था। निंग ने तुरंत अपने शरीर को धुंधली तलवार जैसी रोशनी में बदल दिया। यह उसका अजेय तलवार रूप था। गंभीर खतरे का सामना करने पर ऑटो हेकॉन्ग को अपना अजेय रूप धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब निंग को भी ऐसा ही करना पड़ा। उसका शरीर अब भौतिक नहीं रहा, जिससे वह किसी भी हमले के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रतिरोधी हो गया। अनंत ओमेगा तलवार दाव के स्वामी के रूप में निंग अजेय तलवार रूप में सबसे कुशल था। उसका शरीर अब तलवार प्रकाश की अनगिनत धारियों से बना था जो उस पर दबाव डालने वाली विनाशकारी शक्ति को तितर बितर कर देती थीं। यद्यपि अब वह अशरीरी हो चुका था, फिर भी उसकी 6 भुजाएं उस पर हो रहे आक्रमणों से लड़ने के लिए उत्तर धनुष तलवारों का प्रयोग करती रहीं। धमाका, धमाका, धमाका। शक्ति के 3 और झोंके उस पर टूट पड़े। ये शक्ति 8 चक्करों की शक्ति कुल 8 तरंगों में आए। निंग की धुंधली तलवार जैसी रोशनी ने अधिकांश ऊर्जा को विक्षेपित कर दिया और शेष शक्ति उसकी सहन शक्ति के भीतर ही रही। हालांकि उसकी ऊर्जा अब इतनी तेजी से क्षीण हो रही थी कि कई वर्षों में पहली बार निंग को लगने लगा कि वह इसे ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। अपनी पिछली लड़ाइयों में वह जितनी ऊर्जा खर्च करता था उतनी ही तुरंत भर लेता था। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह अपने शरीर को पुनर्स्थापित करने और मरम्मत करने के लिए जितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था वह बहुत अधिक थी। विनाशकारी ऊर्जा की सभी 8 तरंगें समाप्त होने के बाद हमले कुछ क्षण के लिए रुक गए और फिर 8 और तरंगें शुरू हुईं। लेकिन वह संक्षिप्त विराम निंग के लिए अपनी सारी ऊर्जा पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। हाँ, तुम्हारा ये स्वरूप मेरे सामने बेकार है। निंग जोर से हंसा। विनाश के 3 और चक्र सहने के बाद धमाका। 8 त्रिग्रामों के रूप में ऊपर से निंग पर दबाव डाल रही आयामी झिल्ली अचानक ढह गई। वह अब और सहन नहीं कर पा रही थी। ये याद रखना जरूरी है कि कुचलने की प्रक्रिया विभिन्न लोगों की आयामी झिल्लियों द्वारा की गई थी।
ये आयामी झिल्लियां बहुत मजबूत थीं और निंग को उन्हें नष्ट करने के लिए चाय की केतली उबालने जितना समय चाहिए था उतना समय तक उन पर हमला करना पड़ा। लेकिन विनाश मोड की शक्ति ने उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। निंग को खुद झेलने से कहीं ज्यादा निंग अपनी रक्षा और उसकी शक्ति को दूसरी ओर मोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि बाकी को अवशोषित करने के लिए अपनी अजेय तलवार का इस्तेमाल कर रहा था। निंग को नष्ट करने के लिए आवश्यक अत्यधिक दबाव के कारण आयामी झिल्लियों पर इतना अधिक दबाव पड़ा कि वे थोड़े समय के बाद ही ढह गईं। तकनीकी तौर पर इसे एक खामी माना जा सकता था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर 8 चक्करों के विनाश के लगातार 3 हमले किसी प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए अपर्याप्त थे, तो इसका मतलब था कि वह संरचना ही पर्याप्त मजबूत नहीं थी। वह विफल हो गई थी। जैसे ही उसके ऊपर की संरचना बिखरी, निंग तुरंत बचने के लिए ऊपर की ओर दौड़ा। टूट! निंग ने तुरंत अपनी तलवारबाजी से ऊपर की ओर वार किया। उसने बहुत पहले ही आयामी झिल्लियों में कमजोर बिंदुओं का पता लगा लिया था और सिर्फ 6 सेकंड बाद ही वह उनसे आगे निकल गया। बाहर की विभिन्न दुनियाएं अभी भी खुद को पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थीं। जाहिर है उन्होंने अभी तक एक पूर्ण सील नहीं बनाई थी। स्वॉश! निंग एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गई जो उन दरारों से होकर गुजर रही थी जो अभी भी गतिशील दुनियाओं के बीच मौजूद थीं। उसे रोको, जल्दी! हमने पहले ही सभी दुनियाओं को विनाश मोड में बदल दिया है। हमें वापस जाल मोड में जाने में समय लगेगा। हम सफल नहीं हो पाएंगे। सिथे एकसठ घबरा गए। जी निंग बहुत तेज था। वह बस यूं ही खड़ा रहकर इंतजार नहीं करने वाला था कि कब वे जाल मोड में वापस आएंगे और उसे फिर से कैद कर लेंगे। और सच तो ये है कि अपनी ताकत के दम पर वह बस 1 घंटे में ही जाल तोड़ सकता था। विनाश मोड बहुत खतरनाक था, लेकिन 2 दुनियाओं में सेंध लगाने के बाद निंग भागने की राह पर था। धमाका! एक आखिरी आयामी झिल्ली को भेदने के बाद उसके सामने पूरी दुनिया बदल गई। वह उस विशाल मंदिर के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुका था और उसे बाहर अनंत महाअंधकार भी दिखाई दे रहा था। वह बच निकला था। झट! निंग एक रोशनी की किरण में बदल गया, आसमान में उड़ता हुआ। उसने तुरंत सिथे एकसठ को उन दूर पत्थर के खंभों पर बैठे देखा। उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। निंग की जानलेवा आवाज मंदिर के हर इंच में गूंज उठी। पुस्तक 44 अध्याय 15 विनाश। सिथे एकसठ जी निंग के जानलेवा इरादों को भांप गए थे। उनमें से किसी ने भी संकोच नहीं किया और वे सभी तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गए और उस संरचना के अंदर घुस गए। उनके और निंग के बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। उनके पास आमने सामने की लड़ाई में जीतने का कोई मौका नहीं था। उनके पास बस उस संरचना के अंदर छिपने का ही मौका था। हृदयलोक प्रक्षेपण उत्तरों तलवार दाव क्षेत्र प्रकट। निंग ने तुरंत अपनी सभी सबसे शक्तिशाली क्षेत्र प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उसका हृदयलोक प्रक्षेपण और तलवार क्षेत्र दोनों ही उन पर टूट पड़े। सिथे एकसठ को ऐसा लगा जैसे वे गुड़ में तैर रहे हों, क्योंकि उनकी उड़ान की गति नाटकीय रूप से कम हो गई थी। वे उस संरचना के बहुत करीब थे और पलक झपकते ही उसमें प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब वे पहले से 1000 गुना धीमी गति से चल रहे थे। जल्दी करो और भागो, जल्दी करो! सिथे एकसठ भागने की पूरी कोशिश करते रहे। सभी को शुभकामनाएं। वह हम सभी 8 को एक साथ नहीं मार सकता। सिथे एकसठ ने तुरंत स्थिति का अंदाजा लगा लिया। वे 8 विशाल मंदिर के चारों ओर 8 अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए थे। वे सभी शारीरिक रूप से मंदिर के केंद्र की ओर उड़ रहे थे, क्योंकि उस क्षेत्र में स्पेस टाइम दबा हुआ था, जिससे वहां से गुजरना असंभव हो गया था। निंग बहुत तेज था, लेकिन 8 सिथे एकसठ उस संरचना के बहुत करीब थे। वे जल्द ही उसमें प्रवेश कर जाएंगे और निंग उन सभी को तब तक नहीं मार पाएगा जब तक बाकी अंदर न पहुंच जाएं। मर जाओ! निंग तुरंत सबसे निकट खड़ी सिथे एकसठ की ओर बढ़ा। एक महिला जिसकी आंखें भय से भरी थीं। मुझे मत मारो! महिला एकसठ चीखी। उसकी आवाज में एक अजीब लय थी जो निंग की आत्मा और सच्ची आत्मा में घुसने की कोशिश कर रही थी। यह एक भ्रामक तकनीक थी। मेरे सामने भ्रमों से खेल रहे हो? निंग ठंडे स्वर में मुस्कुराया। जब वह असफल दाउमज अवस्था में था तो उसकी टूटी हुई सच्ची आत्मा इतनी कमजोर हो सकती थी कि वह इस तकनीक के आगे आंशिक रूप से झुक जाती, लेकिन अब जब वह सफल हो गया था, उसकी सच्ची आत्मा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और उसने भ्रमों के दाव पर भी उच्च स्तर की महारत हासिल कर ली थी। ये सिथे एकसठ उसे कैसे हिला सकता था? मर जाओ! तलवार की रोशनी अनगिनत आयामी ब्लेडों के रूप में उसके पास से गुजरी। निंग जानता था कि इन सभी सिथे एकसठ के शरीर इतने शक्तिशाली हैं कि 1 या 2 वार शायद उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए उसने तेज हमलों की पवन चक्की में सभी 6 नॉर्थबो तलवारें छोड़ दी। निंग की शक्ति को देखते हुए उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए केवल 20 वार ही काफी थे। फिर निंग पास में मौजूद दूसरे सिथे एकसठ की ओर उड़ने लगा। नहीं, अग्नि कवचधारी सिथे एकसठ की आंखों में निराशा और आक्रोश के भाव थे जब वह अपने सामने 8 क्रांतियों की संरचना को घूर रहा था। वह बस कुछ इंच की दूरी पर था, लेकिन डार्कनॉर्थ का भयानक क्षेत्र उस पर इतनी जोर से दबाव डाल रहा था कि वह बहुत धीरे धीरे ही उड़ पा रहा था। इसके विपरीत निंग पूरी गति से उड़ने में सक्षम था। वह बस एक पल में ही पहुंच गया और उसकी भयानक तलवार की रोशनी भी उतर आई। एक बार फिर पूरे अराजकता लोक में सबसे भयानक आक्रामक दाव, अनंत ओमेगा तलवार दाव ने अपनी घातक चमक दिखाई। निंग के उत्तम मान से मजबूत होकर ये पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। ये सिथे एकसठ पिछले वाले से ज्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी उसे मारने के लिए निंग को कुल 26 वार ही करने पड़े। निंग ने अपनी नजर दूर खड़े एक गंजे और मांसल सिथे एकसठ की ओर घुमाए। वह सिथे एकसठ तुरंत घबरा गया। भागो सब लोग!
भागो, फुफकार। निंग तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा। ताबड़तोड़ वार। उसकी तलवार की रोशनी ने दूर से ही सिथे एक्सल्ट पर वार किया और बुरी तरह घायल एक्सल्ट मुश्किल से बच पाया और उस टुकड़ी में घुस गया। अब तक बाकी 5 भी उस टुकड़ी में घुस चुके थे। शुक्र है कि हम अंदर पहुंच गए। बचे हुए 6 भाग्यशाली लोगों के दिलों में डर का एक भाव उमड़ आया। एक्सल्टों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें बच निकलने की खुशी से भर गईं। ये बेहद भयावह था। उन्हें ऑटोक माना जाता था, लेकिन यहाँ इस अराजकता में वे इतने कमजोर हो गए थे कि शक्ति में वे ज्यादा से ज्यादा ब्लेसन शासक के बराबर थे। ये स्वाभाविक रूप से सभी आक्रमणकारियों के लिए एक नुकसान था। उन्हें दबा दिया जाएगा और दाव की शक्ति का जरा भी उपयोग करने से रोका जाएगा। वह इतनी आसानी से इस संरचना को तोड़ नहीं पाएगा। हम यहाँ अंदर सुरक्षित हैं। फिलहाल हम बच गए हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम एयर के आदेशों का पालन करने में सक्षम नहीं थे। सिथे एक्सल्ट ने एक दूसरे से कहा। वहाँ देखो। काले बालों वाली सिथे एक्सल्ट अचानक डर के मारे चिल्लाई। उनमें से 2 तो मारे गए थे, लेकिन वे 6 अभी भी कमोबेश पूरे मंदिर पर नियंत्रण बनाए हुए थे और 8 क्रांतियों वाली संरचना को सक्रिय बनाए रखने में सक्षम थे। संरचना पर उनके नियंत्रण ने उन्हें बाहर क्या हो रहा था ये साफ साफ देखने में मदद की, और उन्होंने निंग को आकार में पूरी तरह से विशाल, पूरे मंदिर के बराबर बदलते देखा। विशालकाय निंग अब कई अराजकता ग्रहों से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। वह 3 सिरों वाला, 6 भुजाओं वाला रूप धारण कर चुका था और उसकी 6 उत्तरधनुष तलवारें भी आकार में उसी के अनुरूप बढ़ गई थीं। मर जाओ। विशालकाय निंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी 6 विशालकाय उत्तरधनुष तलवारों को स्वर्ग की सजा की तरह मंदिर की रक्षा करने वाली संरचना की ओर भेजा। एक बार किस्मत से बच निकलने के बाद निंग इतनी नासमझी नहीं करने वाला था कि वापस अंदर कूद जाए। हालांकि वह सिथे को भी नहीं छोड़ने वाला था। जहां तक अन्य ऑटोकों की बात है, ऑटोक टाइटेनोस को ऑटोक एकोंग को भागने देने के लिए एक अवतार का त्याग करना पड़ा था और एकोंग खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह सिथे एक्सल्टों से लड़ने की स्थिति में नहीं था। ऑटोक स्टोनरुल ने अपने अवतार का इस्तेमाल बस कुछ संरचनाएं स्थापित करने के लिए किया था ताकि उस मंदिर को बंद कर दिया जाए, जिससे उनका भागना नामुमकिन हो जाए। ऑटोक स्टोनरुल ने अपने अवतार का इस्तेमाल करके मंदिर में घुसकर उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। निंग एकमात्र अपवाद था। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह इन सिथे एक्सल्टों से लड़ता और उन्हें मार गिराता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन सबसे शक्तिशाली संरचनाओं को भी परास्त करने में सक्षम था जो उन्होंने उस पर फेंकी थीं। धमाका, धमाका, धमाका। निंग ने अपनी पूरी शक्ति से 6 विशाल उत्तरधनुष तलवारों को नीचे गिरा दिया। 8 क्रांतियों वाली संरचना की रक्षा करने वाला सबसे बाहरी आयाम केवल 3 सेकंड में नष्ट हो गया, लेकिन संरचना ने तेजी से पुनर्जीवित होकर नष्ट हुए आयाम का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, उसे पहले से ही पता है कि 8 चक्करों वाली फॉर्मेशन को कैसे हल करना है और हम सिर्फ 6 लोग बचे हैं। सिर्फ हम 6 लोगों के लिए पूरी फॉर्मेशन को सक्रिय रखना मुश्किल है। फॉर्मेशन पहले से कहीं कम स्थिर होने वाला है। जितनी देर तक हम रुक सकते हैं, रुको, इसे स्थिर रखो। दोस्तों, 8 क्रांतियों के समूह में कई अलग अलग दुनियाएं हैं। उसे उन्हें एक एक करके नष्ट करने में समय लगेगा, जबकि हम 6 लोग नई दुनियाएं बनाना जारी रख सकते हैं। कुछ देर हमला करने के बाद सम्राट डार्कनॉर्थ शायद हार मान लेंगे। सिथे एक्सल्ट इस धुंधली उम्मीद से चिपके रहे और अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। निंग उन्हें किसी भी तरह नहीं छोड़ सकता था। वह अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल अपनी 6 उत्तरी धनुष तलवारों से उस समूह पर ताबड़तोड़ हमला करने में करता रहा, एक के बाद एक दुनिया को तबाह करता रहा। नई दुनियाएं तेजी से पुनर्जन्म ले रही थीं, लेकिन इससे सिथे को भारी ऊर्जा की हानि हो रही थी। थोड़ी देर बाद दूर से एक आकृति निंग की ओर उड़ती हुई आई। ये ऑटोक मोग का अवतार था। डार्कनॉर्थ। ऑटोक मोग का अवतार वास्तव में बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन उसने अंदर जाकर हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की थी। हा, मोग, बिल्कुल सही टाइमिंग है। निंग हंसा। मेरी मदद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हो, बस अपनी पूरी ताकत से फॉर्मेशन पर प्रहार करो। जरूर। ऑटोक मोग का शरीर आकार में बिल्कुल विशाल हो गया और उसकी कुल 6 भुजाएं भी प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक में एक लंबी और पतली कृपाण थी। उसने निंग के साथ मिलकर मंदिर की संरचना पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। निंग दुनियाओं की खामियों को समझता था और इसलिए उसके हमलों ने संरचना को पहले ही अविश्वसनीय तनाव में डाल दिया था। अब जब एक और ऑटोक श्रेणी का योद्धा उसके साथ आ गया था, तो तनाव और भी बढ़ गया। दुनियाएं पहले से भी ज्यादा तेजी से ढहने लगीं। अब हर 2 सेकंड में एक दुनिया ढह रही थी। एक के बाद एक दुनिया उनके प्रहारों के आगे बिखर रही थी। हम लगभग उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम यह नहीं समझ सकते कि वे कितनी तेजी से हमारी दुनिया को तोड़ रहे हैं। हमारे ऊर्जा भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। सिथे एक्सल्ट निराशा से भर गए। अगर वे पूरी शक्ति से काम कर रहे होते तो 8 क्रांतियों वाले गठन के टूटने के बाद कम से कम स्पेस टाइम गठन या अन्य संरचनाओं का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन पहले निंग को फंसाने और फिर उसे मारने की कोशिशों में उन्होंने अपने ऊर्जा भंडार लगभग समाप्त कर दिए थे। अब निंग और मोग उन्हें अपनी शेष ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर कर रहे थे। हमारा काम खत्म हो गया। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। धमाका, धमाका, धमाका। आखिरी दुनियाएं बिखर गईं, जिससे 6 सिथे एक्सल्टों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी। जैसे ही 8 क्रांतियों के ढांचे के अवशेष ढहने लगे, उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। यदि सर्वशक्तिमान अयर सफल हो जाते हैं, तो हम में से जो लोग युद्ध में मारे गए थे, उन्हें पुनर्जीवित होने का मौका मिल सकता है। धमाका, धमाका, धमाका।
विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिसके बाद 8 क्रांतियों के समूह के अवशेष पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिनमें अब कोई नियंत्रक नहीं बचा था। आत्मा विस्फोट, मोग के अवतार ने दांत पीसते हुए कहा। सिथे इतने वफादार क्यों हैं? पिछले युद्ध के बाद हमने जिन सिथे इक्सल्ट को पकड़ा और प्रताड़ित किया, उनमें से किसी ने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। मेरे हिसाब से उनके किसी मंदिर को नष्ट करना जीत के बराबर है, निंग ने कहा। उसने हाथ हिलाकर मंदिर के अवशेषों को अपनी जमीन जगत में खींच लिया। चलो चलें, मोग ने सिर हिलाया। रेप, दोनों स्पेस टाइम को चीरते हुए साथ साथ निकल गए। अयर अभी भी महाअंधकार में पूरी गति से उड़ रहा था। वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी लपटें टिमटिमाती दिखाई दे रही थीं। वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह सम्राट डार्कनॉर्थ को मार सकेगा। सम्राट डार्कनॉर्थ को मारकर इस युद्ध में उसकी जीत पक्की हो जाएगी। फुस, नंगे पांव अयर अचानक अंतरिक्ष के खाली अंधेरे में रुक गया। वह दूर तक देखता रहा। उसे अपने अधीन हर एक सिथे इक्सल्ट की मौत का आभास हो रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे देखने में और भी बदसूरत होता जा रहा था। पुस्तक 44, अध्याय 16, क्रोध। अयेरे को आभास हो गया था कि 8 क्रांतियों वाले स्पेस टाइम मंदिर पर नियंत्रण रखने वाले 2 इक्सल्ट मारे जा चुके हैं। जाहिर है, स्थिति और भी बदतर हो गई थी। सामान्य तौर पर जब तक मंदिर की रक्षा करने वाली संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तब तक नियंत्रण रखने वाले इक्सल्ट मारे नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि अन्य 6 इक्सल्ट भी मर चुके हैं। वे सभी 8 मर गए। उन्हें बस सम्राट डार्कनॉर्थ को 82 दिनों तक फंसाए रखना था। उन्हें बस कुछ दिन और टिके रहना था। उन निकम्मे बेवकूफों। अय्यरे को लगा जैसे उसके सीने में क्रोध की आग भड़क रही हो। वह अनगिनत युगों से तैयारी कर रहा था। जीत उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन सबसे मुश्किल घड़ी में उसके सेवक सम्राट डार्कनॉर्थ को कैद में नहीं रख पाए थे। इस बात से वह कैसे नाराज न होता। अगर मैं सम्राट डार्कनॉर्थ को नहीं मार सकता तो मुझे दूसरी योजना पर जाना होगा और एक एक करके अन्य ऑटॉक्स को मारना शुरू करना होगा। अयर ने धीरे से सिर हिलाया। यह एक ज्यादा मुश्किल संभावना थी। सम्राट डार्कनॉर्थ को मारने से उसकी सफलता की संभावना 99% हो जाती। अब जबकि निंग बच निकला था, उसकी सफलता की संभावनाएं तेजी से कम हो गई थीं। फिर भी उसे अपनी समग्र संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि उसके पास कौन कौन सी सेनाएं उपलब्ध हैं और उसके विरोधी क्या कर सकते हैं, इसीलिए वह इतना आश्वस्त था। अय्यरे ने अचानक हाथ हिलाया। फुफकार। अचानक उसके बगल में 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आभाएं अत्यंत शक्तिशाली थीं, सामान्य सिथे इक्सल्ट की आभाओं से कहीं ज्यादा। तीनों मानव सदृश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो 2 पुरुष हों और एक स्त्री। पहला पुरुष काले वस्त्र पहने हुए था, जबकि दूसरा लाल वस्त्र पहने हुए था। स्त्री ने चमकदार, सुंदर चांदी के वस्त्र पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। इयरे। तीनों ने सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुककर प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने उसे केवल इयरे कहकर संबोधित किया, न कि उसे सर्वशक्तिमान इयरे की उपाधि दी, जैसा कि अधिकांश सिथे इक्सल्ट करते थे। अयर ने कहा, अब आप तीनों के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा, काले वस्त्र पहने आदमी ने भयावहता से कहा। चिंता मत करो, इस युद्ध के समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें आजादी दूंगा और धन्यवाद स्वरूप तुम्हें खजाने भी दूंगा। मेरे स्वामी ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। क्या तुम्हें सचमुच चिंता है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? अयर ने कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। अय्यरे ने कहा, आज से हम 2 समूहों में काम करेंगे। अरे, ये क्या है? आखिर सम्राट डार्कनॉर्थ के खिलाफ तुम्हें हमारी मदद की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ओह, मुझे पता है, तुम्हारे वो निकम्मे माथत उसे ज्यादा देर तक बांध नहीं पाए, है ना? चांदी के वस्त्र पहने औरत हंस पड़ी। उसके बगल में खड़े दोनों आदमियों के चेहरों पर भी मजाकिया मुस्कान थी। अय्यरे ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर आगे कहा, हाँ, वे उसे बांध नहीं पाए। सम्राट डार्कनॉर्थ पहले ही भाग चुका है। हमारे पास बस अपनी दूसरी योजना को अंजाम देना ही बाकी है। हम चारों अलग अलग काम करेंगे, तुम तीनों एक टीम में और मैं अकेला। साधकों को तो पता ही नहीं कि हम हैं, इसलिए अगर हम सावधानी बरतें तो शायद हम घात लगाकर उनके 2 सरदारों को एक साथ मार सकें। सहमत? तीनों ने सिर हिलाया। याद रखना, एक बार जब हम अलग हो जाएंगे तो तुम्हें मेरे दिए खजाने के पीछे छिपना होगा। अपनी आभा का जरा भी पता न चलना। जैसे ही कैओसवस को तुम्हारी आभा का कोई भी निशान मिलेगा, साधक नेताओं को भी तुरंत चेतावनी मिल जाएगी कि तुम कितने खतरनाक हो। अयर ने कहा। अय्यरे इतने उच्च स्तर के ज्ञान पर थे कि वे अकेले ही कैओसवस से सभी गुप्त जानकारी को नष्ट कर सकते थे, लेकिन सिथे इक्सल्ट और उनसे पहले के 3 लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें अय्यरे द्वारा दिए गए खजाने का उपयोग करना पड़ा। यही कारण था कि युद्ध की शुरुआत में निंग और अन्य लोगों ने अपनी सामग्री को बाहर निकालने से पहले किसी भी छिपे हुए आयाम पर ध्यान नहीं दिया था। चिंता मत करो, हम ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां नहीं करेंगे। लाल वस्त्रधारी आदमी मुस्कुराया। ये तुम्हारा पहली बार एक अलग अराजकता लोक में प्रवेश है। सावधान रहना ही बेहतर है, क्योंकि तुम यहाँ दाव की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। तुम पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाओगे। अयर ने चेतावनी दी। ये तीनों उसके अधीनस्थ नहीं थे, इसलिए वह उन्हें आदेश नहीं दे सकता था। वह बस उन्हें चेतावनी दे सकता था, इस डर से कि कहीं वे कोई गलती न कर दें और किसी स्थानीय तानाशाह को मारने से पहले ही अपनी पहचान उजागर न कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा। साधक औतार्क अपनी ही अराजकता में थे और दाव की असीम शक्ति से समर्थित थे। वे सभी असीम रूप से शक्तिशाली थे और उन्हें मारने का एकमात्र तरीका उन्हें अचानक पकड़ लेना था।
एक बार जब अय्यरे प्रकट होते तो साधक नेता उनसे बचकर भागने और छिपने में सक्षम होते। जहां तक सम्राट डाकनॉर्थ की बात है, वह स्थानीय साधकों में सबसे शक्तिशाली था। अगर अय्यरे को अकेले ही उससे लड़ना पड़ता तो जीत पक्की नहीं थी। आखिरकार अय्यरे अभी भी इस अराजकता के दबाव में था, इसीलिए वह अपना दूसरा तुरुप का पत्ता भी साथ लाया था। वह उन 3 शक्तिशाली विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा था। साथ मिलकर वे निंग के लिए निश्चित विनाश का कारण बनते। लेकिन हाँ, ऐसा तभी हो सकता था जब निंग मंदिर के अंदर ही फंसा रहता। मंदिर के बाहर निंग जब चाहे भाग सकता था। उसके बराबर ताकत वाले किसी भी व्यक्ति को मारना बहुत मुश्किल था। चलो बाहर चलें, अय्यर ने निर्देश दिया। फुफ, एक साधारण सा दिखने वाला राज्य अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ, जिस पर एक हेगेमॉन का नियंत्रण था। ये हेगेमॉन एक सिथे वंशज था जो इस कैउसवस में पैदा हुआ था और इसलिए उसकी आभा एक साधारण साधक जैसी ही थी। हेगेमॉन क्षेत्र के नियंत्रण और उसे कैउसवस के माध्यम से भेजने के लिए जिम्मेदार था, जबकि 3 विशेषज्ञ हेगेमॉन द्वारा रखे गए खजाने के भीतर छिपे रहेंगे। बहुत अच्छा, अय्यरे ने साम्राज्य को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। अब तक साधकों ने बस कुछ ही अवतार खोए हैं, उनमें से कोई भी वास्तव में नष्ट नहीं हुआ है। मैं शर्त लगाता हूँ कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि मंदिर सिर्फ उन्हें भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि जब उन्हें पता चले कि वे किससे जूझ रहे हैं तो वे अपनी चौकसी कम कर दें। ये मेरे असली तुरुप के पत्ते तो बिल्कुल नहीं थे। तो आओ देखते हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मैं सबसे पहले किस ऑटोऑर्क को मारूंगा। अय्यर ने हाथ हिलाया, जिससे उसकी हथेली में एक सफेद कमल प्रकट हो गया। गड़गड़ाहट, अय्यरे की ऊर्जा सफेद कमल में प्रवाहित हुई और तेजी से फैलकर एक अत्यंत विशाल क्षेत्र को घेर लिया। जो निंग अपनी दिव्य ज्ञान से स्कैन कर पा रहा था उससे 100 गुना बड़ा था। अय्यरे ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अंतर्दृष्टि के मामले में बाकियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हालांकि वह कैउसवस द्वारा दबा हुआ था। जहां तक सफेद कमल की बात है, वह एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान स्कैनिंग खजाना था जिसे बनाने में उसके गुरु ने उसकी मदद की थी। तो सबसे पहले कौन मरेगा? अय्यरे मुस्कुराया और एक अंतरिक्षीय दरार में कदम रखते हुए स्पेस टाइम में तेजी से आगे बढ़ा। वह एक के बाद एक क्षेत्र में गया, कई अलग अलग क्षेत्रों में भटकता रहा। जब से मंदिर प्रकट हुए थे, साधक ऑटोक्स ने व्यक्तिगत रूप से हमला करना बंद कर दिया था और केवल अपने अवतारों को ही युद्ध के लिए भेजा था। इसलिए उनमें से किसी एक का वास्तव में पता लगाना कोई आसान काम नहीं था। समय बीतता गया, एक के बाद एक दिन। अंत में ऑटोक स्काईफीडर और ऑटोक बोलिन के फंसे हुए अवतार युद्ध में नष्ट हो गए। हालांकि मंदिर दूसरे ऑटोकों के जाल में फंस गए, जिन्होंने उनके चारों ओर विशाल संरचनाएं बना लीं, जिससे उनका भागना असंभव हो गया। अब तक सिथे ने कुल 5 मंदिर प्रकट किए थे। इन मंदिरों के लिए साधकों को बोलिन, स्काईफीडर और टाइटेनोस के 3 ऑटोक अवतारों की कीमत चुकानी पड़ी थी। और मंदिरों का क्या? निंग ने एक पर कब्जा कर लिया था, जबकि बाकी 4 को सील करके स्थिर कर दिया गया था। साधकों ने अपने 3 सर्वोच्च शक्ति वाले अवतार खो दिए थे, लेकिन उन्होंने शीघ्र ही नए अवतार बनाने शुरू कर दिए। हालांकि नए अवतार कुछ समय तक काफी कमजोर रहे। निंग को 8 क्रांतियों वाले स्पेस टाइम मंदिर से भागे हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया था। फुफ, अय्यरे का मानसर रूप अचानक एक स्पेस टाइम दरार से निकलकर एक लोक ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। वह उस सफेद कमल को अपने हाथों में पकड़े हुए अपने आसपास के विशाल क्षेत्र को ध्यान से देख रहा था। अरे, अय्यरे ने प्रसन्नता से कहा। पिछले 2 महीनों से वह ऑटोक्स को ऐसे खोज रहा था मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहा हो। शुक्र है, वह ऑटोक्स जितनी ही तेजी से स्पेस टाइम में वार करने में सक्षम था, जबकि उसका स्कैनिंग खजाना ऑटोक्स स्तर की क्षमताओं से कहीं आगे था। पिछले 2 महीनों में वह ऑटोक्स टोनरुल का अवतार ढूंढने में कामयाब रहा था, लेकिन सिर्फ एक अवतार के बदले खुद को प्रकट करना, अय्यरे ऐसा सौदा करने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार मुझे असली ऑटोक्स में से एक मिल ही गया। यह आभा जानी पहचानी लग रही है। युगों युगों में मैं इससे अनगिनत बार मिला हूँ। क्या ये ऑटोक मोग नहीं है जो इतने सालों तक हमारी सीलबंद जमीनों पर पहरा देता रहा? अय्यरे ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही, ऑटोक मोग। मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे खून से अपनी युद्ध पताका का अभिषेक करूंगा। एक पर्वत शिखर जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर कुछ साधारण से दिखने वाले लकड़ियों के घर थे और उनमें से एक घर के अंदर एक लंबा, दुबला पतला, काले वस्त्र पहने व्यक्ति पद्मासन में बैठा था। उसका चेहरा शल्कों से ढका हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। मंदिरों से निपटना बहुत ही कष्टकारी था, इसलिए ऑटोक्स ने अपने सभी वास्तविक शरीरों को वापस ले लिया तथा केवल अपने अवतारों को ही बाहरी दुनिया में घूमने की अनुमति दी। ये पर्वत शिखर देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसे ऑटोक मोग ने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए खेती करने के लिए तैयार किया था। उसकी अनुमति के बिना अन्य ऑटोक भी उसकी जानकारी के बिना वहां नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन ठीक इसी समय नंगे पांव, धूसर वस्त्र पहने एक व्यक्ति अचानक पर्वत शिखर के सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान थी। यह अय्यरे था। पुस्तक 44, अध्याय 17, अय्यर बनाम मोग। अय्यरे खाली जगह में खड़ा अपने सामने तैरते पहाड़ और सबसे ऊपर साफ दिखाई दे रहे लकड़ी के केबिन को घूर रहा था। अपनी क्षमताओं के बल पर वह ये भांप पाया कि उस लकड़ी के केबिन के अंदर ऑटोक मोग बैठा था। आमतौर पर ऑटोक मोग जैसे व्यक्ति के लिए यह असंभव था कि जब कोई उसे घूर रहा हो तो वह ध्यान न दे। हालांकि अय्यरे ऐसा कर पाने में सक्षम था, बिना उसे कुछ भी ध्यान दिए। साधकों के ऑटच मोग, उन्होंने इस पहाड़ को बनाने में वाकई बहुत मेहनत की है। ये तरह तरह की मुहरों और स्कैनरों से भरा है।
अयरे मुस्कुराते हुए उस जगह का निरीक्षण करते रहे। ऑटोचमोब की विभिन्न चेतावनी प्रणालियां और अवरोध शायद उनके स्तर की अन्य प्रमुख शक्तियों के लिए काफी परेशानी भरे थे, लेकिन अयरे जैसे व्यक्ति के लिए वे सिर्फ दिखावटी करतब थे। अयरे इन सुरक्षाओं की कई खामियों को तुरंत पहचान लेता था। यह उसकी दूरदर्शिता के उच्च स्तर के कारण था। वह विनाश छत्ता और संरचना मंदिर जैसी चीजें बनाने में सक्षम था, जिन्होंने जीनिंग और टाइटेनोस को स्तब्ध कर दिया था। सभी को यकीन था कि केवल अराजकता का स्वामी ही ऐसी अद्भुत इमारतें बना सकता है। निंग और बाकी लोग निश्चित रूप से ऐसी चीजें नहीं बना पाए थे, लेकिन कुछ कमजोर जगहों को ढूंढकर उनका फायदा उठाना ज्यादा आसान था। फिर भी केवल ऑटोक टाइटेनोस ही रिवर्स वॉर्टेक्स संरचना तैयार कर पाया था, जबकि निंग को 8 क्रांतियों वाले स्पेस टाइम मंदिर पर कब्जा करने में कई दिन लग गए थे। यह उनके बीच की अंतर्दृष्टि में अंतर का प्रमाण था। जब ऑटोक्स ने सिथेलेंस के मध्य भाग में मुहरों की इतनी सारी परतें बिछा दी तो उन्हें लगा कि सिथे बच नहीं पाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि वे मुहरें अयर के लिए एक मजाक थीं, जो उन्हें आसानी से चकमा दे सकता था। उसने अपनी सेनाओं को सीलबंद होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि साधक उसके प्रति अपनी सतर्कता कम कर दें। सच तो ये है कि उसने बहुत पहले ही अपने अनगिनत हेगेमॉन और सम्राटों को विभिन्न आयामों में भेज दिया था। ये पर्वत ऑटोक्स को तो रोक सकता है, लेकिन यह मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अयरे मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ा। फुफ, उसका पूरा शरीर धुंधला सा अर्ध पारदर्शी हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा और फिर उस पर चढ़ गया। पहाड़ की चोटी पर मौजूद कई अवरोध उसके रास्ते को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। ऑटोकमोग अंतरिक्ष के दांव में अत्यधिक कुशल थे और उनकी विभिन्न मुहरें और अवरोध सर्वआयामी प्रकृति के थे। हालांकि अयर अंतरिक्ष के रहस्यों का और भी गहन प्रयोग करके स्वयं साधारण अंतरिक्ष का हिस्सा बन रहे थे, जिससे अवरोध उनके विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी हो गए। 10 सेकंड चलने के बाद अयर अचानक रुक गया। उसने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और दूर बने लकड़ी के केबिन को घूरने लगा। एक दाव डोमेन क्षेत्र, ये थोड़ा और परेशान करने वाला था। दाव डोमेन को सार डोमेन भी कहा जाता था। निंग के पास तलवार दाव डोमेन था, जबकि ऑटोकमोग के पास अंतरिक्ष दावबत सार डोमेन था। ये युद्ध का समय था। हालांकि ऑटोकमोग का असली शरीर अभी युद्ध में भाग नहीं ले रहा था, फिर भी वह हर समय सतर्कता से अपने क्षेत्र को ऊपर रखता था। उसने इसमें ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी यह आधे पहाड़ को ढकने के लिए पर्याप्त था। जो भी दुश्मन इस पहाड़ में घुसता, उसे उसके क्षेत्र द्वारा तुरंत खोज लिया जाता। उसके क्षेत्र की शक्ति कैओसवल से ही आती है। ये प्रधान तत्वों की शक्ति से निर्मित एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मैं प्रधान तत्वों से बच सकता हूँ और उनके लिए मुझे पहचानना असंभव बना सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसके क्षेत्र की पहुँच में प्रवेश करूंगा, मुझे खोज लिया जाएगा। अयरे ने इस प्रश्न पर विचार किया। इस कैओसवस द्वारा दबाए जाने के कारण मैं दाव की किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। मैं इन मूल निवासी ऑटोक्स से अधिक शक्तिशाली हूँ, लेकिन उतना नहीं। मेरे पास वह प्रबल लाभ नहीं है जो मेरे पास होना चाहिए। यही वजह थी कि जब वह निंग से लड़ने गया था तो उसने 3 शक्तिशाली मददगारों को साथ लाया था। अब जब उसे पता चला कि निंग भाग गया है तो अयरे उन तीनों से अलग हो गया था। वे तीनों एक एक ऑटोक को मारने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अब जब वे अलग हो गए थे तो अयरे के पास ऑटोकमोग को मारने की केवल 80% संभावना थी, जो निंग से भी कमजोर था। मैं अंधेरे में छिपा हूँ। उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं इस लड़ाई में उसे जरूर मार डालूंगा। हमला करने का समय आ गया है। अयरे ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने अपने हाथी दांत जैसे चमड़ी वाले दाहिने हाथ से स्पेस डाउबत एसेंस डोमेन को भेदते हुए कोमल आरामदायक तरंगों की एक श्रृंखला सीधे ऑटोकमोग के मन में भेजी, जो अभी भी लॉग केबिन में बैठा था। ऑटोकमोग को अचानक बहुत सुकून और शांति का एहसास हुआ। इस कोमल एहसास ने उसके होठों पर स्वाभाविक रूप से एक मुस्कान बिखेर दी। आजादी, मुक्ति, प्रकाश से मिलने वाला शानदार आनंद उसके हर विचार में भर गया। उसकी सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हो गईं। फुफ, अल्बास्टा का हाथ अविश्वसनीय गति से बाहर निकला। विभिन्न स्थानिक अवरोधों और सार क्षेत्र की बाधाओं को भेदता हुआ लॉग केबिन की ओर बढ़ा। उसके क्षेत्र में स्पष्ट रूप से घुसपैठ हो चुकी थी, लेकिन अभी ऑटोकमोग को बस राहत और मुक्ति का एहसास हो रहा था, मानो वह पहले कभी इतना आजाद और निश्चिंत नहीं था जितना अभी था। अब सब कुछ अतीत की बात हो गई है। मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। रुको, नहीं, सिथे के खिलाफ युद्ध अभी शुरू हुआ है। हम एक युद्ध के बीच में हैं। मैं सचमुच कैसे निश्चिंत और बेफिक्र हो सकता हूँ? ऑटोकमोग को तुरंत होश आया, और जब उसने होश संभाला तो उसने तुरंत उस हाथ को अपने क्षेत्र में घुसते हुए देखा। अब तक वह लकड़ी के केबिन तक पहुंच चुका था। अल्बास्टर का हाथ सीधे केबिन के आर पार निकल गया। उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ऑटोकमोग के मन में खतरे की एक जबरदस्त भावना भर गई, जिससे वह डर गया। जब यह मेरे क्षेत्र से गुजरा तो मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? मैं बिना जाने ही पूर्ण विश्राम की अवस्था में कैसे पहुंच गया? ऑटोकमोग इसके निहितार्थों से पूरी तरह भयभीत था। भ्रम में फंसना एक बात थी, लेकिन ये कोई भ्रम नहीं था। उसकी आत्मा और उसके विचारों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसे पता भी नहीं चला। हालांकि वह एक ऑटच था। युद्ध के समय में शांत रहने के स्पष्ट विरोधाभास को महसूस करने के बाद ही उसे होश आया था। कौन? ये किसने किया? ऑटोकमोग के पास चीजों का विश्लेषण करने का समय ही नहीं था। उसने तुरंत अपनी 6 भुजाएं प्रकट की, हर हाथ में एक कृपाण थामे और उनका इस्तेमाल करके उस संगमरमरी हाथ पर एक अद्भुत समन्वित हमला किया। उसकी कृपाण की रोशनी आयामी किनारों की तरह चमक रही थी, अकल्पनीय गति से घूम रही थी।
संगमरमर का हाथ उसकी ओर इतने सौम्य, सुंदर और शालीन अंदाज में नाचा कि ऑटोक मोग की रूह एक बार फिर कांप उठी। झट उस हाथ की उंगलियां कृपाण की बत्ती से हल्के से टकराईं, जिससे वह तितर बितर होकर कहीं और मुड़ गई। झट झट मोग की दो और कृपाणें भी एक तरफ धकेल दी गईं। संगमरमर के हाथ ने बचाव के लिए लगभग कोई शक्ति नहीं लगाई थी, लेकिन ऑटोक मोग का कोई भी वार उस पर नहीं पड़ सका। मोग के बचे हुए 3 कृपाण एक साथ घूमकर उसके चारों ओर कृपाण प्रकाश से एक कड़ी सुरक्षा बना रहे थे, जो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वतंत्र आयाम उसके सामने खड़ा होकर उसे रोकने में मदद कर रहा हो। रे भागो! ऑटोक मोग सचमुच स्तब्ध और भयभीत था। सातों ऑटोक कई बार एक दूसरे से लड़ते और दाव वाद विवाद करते रहे थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली जीनिंग भी अपनी लड़ाइयों में उस पर इतनी बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पाया था। यह व्यक्ति डार्कनॉर्थ से भी अधिक शक्तिशाली है, ऑटोक मोग ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही वह पीछे हटा, विशाल हाथ की रोशनी उसकी छाती में छुरा घोंपने के लिए पहुंच चुकी थी। ऑटोक मोग को एक तेज, भेदक शक्ति का आभास हुआ जो उसके शरीर में गहराई तक घुस गई, जिससे उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसने इस हमले का प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपने शरीर में मौजूद मन को बुलाया, लेकिन उस आक्रमणकारी ऊर्जा से निपटना बेहद मुश्किल था। अंत में ऑटोक मोग उस पर भारी मात्रा में ऊर्जा फेंककर ही अपने मन से आक्रमणकारी ऊर्जा को निष्क्रिय कर पाया। इससे उसकी कुल शक्ति का 30% से भी ज्यादा हिस्सा नष्ट हो गया। एक ही झड़प में वह बुरी तरह घायल हो गया। धमाका! इस झटके से ऑटोक मोग लकड़ी के केबिन की दीवारों से टकराकर उड़ गया। लकड़ी का केबिन तुरंत उड़ गया और आसपास की दीवारें भी हिलने लगीं। आसपास का इलाका ढह गया और आदिम अराजकता के एक अंधेरे क्षेत्र में बदल गया। और उस अंधेरे के भीतर से एक धूसर वस्त्र पहने नंगे पांव आदमी निकला, जो बहते हुए आयाम से बिना किसी प्रभाव के आराम से आगे बढ़ गया। तुम कौन हो? ऑटोक मोग उन्मत्त होकर चिल्लाया। सिथे के खिलाफ अपनी सभी लड़ाइयों में उसे एक बार भी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था जो उस पर इतनी भयानक शक्ति रखता हो। मेरा नाम अयरे है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। अयरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी चाल बहुत तेज थी। उसने ऑटोक मोग को जरा भी राहत नहीं दी और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। भागो! ऑटोक मोग जानता था कि उसका सामना एक बेहद ताकतवर दुश्मन से हुआ है। अगर ये लड़ाई जारी रही तो शायद यहीं उसकी मौत हो जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत भागने का फैसला किया। जब अयर ने देखा कि ऑटोक मोग भागने के लिए स्पेस टाइम में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपना पैर नीचे की ओर थपथपाया। ठहर जाओ! एक अदृश्य लहर उठी, जिसने उनके आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे भागना असंभव हो गया। अंतरिक्ष के दाव की बात करें तो वह तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ऑटोक मोग तुरंत समझ गया कि स्पेस टाइम को कैसे बंद कर दिया गया था। वह खुद भी स्पेस टाइम को दबाने में सक्षम था, लेकिन वह इसे इतनी आसानी से या इस तरह से नहीं कर पाता। वह खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका जब वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और शारीरिक रूप से भागने लगा। अयरे ने ऑटोक मोग को भागते हुए देखकर भौहें चढ़ाईं। ये देशी ऑटोक दाव की असीम शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। अपनी मातृभूमि में मैं इन जीवों को एक हाथ के इशारे से खत्म कर सकता था, लेकिन उनके अपने अराजकता लोक में उन्हें मारना वाकई बहुत मुश्किल है। पुस्तक 44, अध्याय 18, स्वतंत्रता का स्वर्णिम पुल। एक साधारण अराजकता ग्रह। सफेद वस्त्र पहने जीनिंग एक शिलाखंड के ऊपर कमल मुद्रा में बैठे थे, जो 100 गुना कालिक त्वरण क्षेत्र से घिरा हुआ था। वह मंदिर की रक्षा करने वाली संरचनाओं को तोड़ने और सुझाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ऑटोक स्टोनरूल ने बंद कर दिया था। ये संभावित परेशानी का स्रोत बना हुआ था और निंग को लगा कि इससे छुटकारा पाना ही बेहतर है। अरे! निंग का चेहरा अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसे आभास हो गया कि दूर कहीं एक नया भयानक खतरा दिखाई दे रहा है। ये खतरा इतना बड़ा था कि निंग को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। यह विनाश के छत्ते जितना ही खतरनाक था। क्या हो रहा है? निंग इस बात से हैरान था, और बाकी ऑटोक भी। हर कोई इस नए खतरे को भांप रहा था। जैसे ही अयरे ने मोग पर हमला किया, कैओसवर्स के प्रमुख तत्वों ने तुरंत उसे पहचान लिया और उस पर कब्जा कर लिया। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे ढूंढा और महसूस किया कि वह कितना भयानक खतरा था। शायद वह एनिहिलेशन हाइव जितना तात्कालिक खतरा नहीं था, लेकिन वह एक ऐसा विशेषज्ञ था जिसकी अंतर्दृष्टि अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। जब तक वह जिंदा था, वह इस कैओसवर्स के लिए अनगिनत मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। वह नए एनिहिलेशन हाइव भी बना सकता था। सच कहूं तो वह आसपास की किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक था। अचानक निंग को ऑटोक मोग से एक संदेश आता हुआ महसूस हुआ। अभी अभी मुझ पर एक सिथे विशेषज्ञ का हमला हुआ है। उसने अकेले मुझ पर हमला किया और मेरे आसपास स्थापित सभी संरचनाओं और मोहरों को वह पूरी तरह से दरकिनार कर पाया। उसने मुझे प्रभावित करते हुए मेरे क्षेत्र में भी घुसपैठ की ताकि मुझे जरा भी पता न चले। शुक्र है कि मैं समय रहते संभल गया, लेकिन फिर भी उसने हमारी पहली आमने सामने की टक्कर में मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। वह बहुत ताकतवर है, मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और डार्कनॉर्थ से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर मुझे उससे सीधे लड़ना पड़े तो शायद कुछ ही राउंड की लड़ाई के बाद मैं मर जाऊंगा। क्या? निंग हैरान रह गया और साथ ही अन्य ऑटोक भी हैरान रह गए, जिन्हें उसी समय ये जानकारी मिल रही थी। सिथे कब से इतने शक्तिशाली हो गए कि वे एक ऑटोक को अकेले युद्ध में परास्त कर सकें? इतने सालों में यह एक अटल नियम बन गया था कि ऑटोक अकेले युद्ध में पूरी तरह से अजेय थे। उसने किस तरह के खजानों का इस्तेमाल किया? निंग ने तुरंत पूछा। ऑटोक टाइटेनोस और बाकी लोग भी यही सवाल पूछ रहे थे। कुछ नहीं, उसने किसी भी खजाने का इस्तेमाल नहीं किया।
उसने तो हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया, उसके हाथ ने ही मुझे इतना गहरा जख्म दिया। और उसने कहा कि उसका नाम इयरे है। ऑटोक मोग ने कहा। उसने हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर भी मोग को सिर्फ एक ही वार में बुरी तरह घायल कर दिया। निंग दंग रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतने लंबे समय तक छिपा रहा। वह जरूर युगों से अपने समय का इंतजार कर रहा होगा, और अब जब वह सामने आ गया है तो वह निश्चित रूप से एक जोरदार हमला करने वाला है। वह हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्या शायद इसलिए कि हथियार उसके लिए मूलतः अर्थहीन है, या शायद इसलिए कि उसके हाथ ही उसके हथियार हैं? बहरहाल वह अपनी ही शक्ति पर निर्भर है। ऑटोक मोग द्वारा भेजी गई सूचना ने निंग के मन में कई अलग अलग विचार उत्पन्न कर दिए। सिथे हमारे कैओस्वस द्वारा दबा दिए गए हैं और दाव की किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हैं। दबा दिए जाने के बावजूद वह इतना शक्तिशाली है। अगर वह दाव का उपयोग कर सकता तो कितना शक्तिशाली होता? निंग ने मन ही मन सोचा, वह कोई साधारण ऑटोक नहीं हो सकता, न ही वह केवल एक ओमेगा सम्राट हो सकता है। ये बहुत संभव है कि वह वास्तव में किसी ओमेगा दाव का ऑटोक हो। एक ओमेगा ऑटोक। निंग के पास यही एकमात्र संभावना थी जो इस व्यक्ति की ताकत को समझा सकती थी। निंग अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस नतीजे पर पहुंचा, दूसरे ऑटोक भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे। सच तो ये है कि उन्हें इस संभावना का अंदेशा बहुत पहले ही हो गया था। वे लंबे समय से इस संभावना पर विचार कर रहे थे कि सिथे आक्रमण का असली सूत्रधार कोई ओमेगा ऑटोक था, लेकिन उन सभी का मानना था कि सिथे लॉर्ड ऑफ कैओस जैसे अजेय स्तर पर पहुंच चुका कोई व्यक्ति किसी विदेशी कैओस्वस में प्रवेश करने का जोखिम नहीं उठाएगा। एक बार अंदर आने के बाद वह अपने कैओस्वस से अपना संबंध खो देगा और विदेशी कैओस्वस द्वारा दबा दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह इतना कमजोर हो जाएगा कि उसका नाश भी हो सकता है। बाहरी दुनिया में अराजकता का स्वामी पूरी तरह से अजेय था। जोखिम क्यों उठाया जाए? लेकिन अब इयरे नाम का एक सिथे प्रकट हुआ था। क्या ये हो सकता है कि वह सिथे अराजकता विश्व का दूसरा ओमेगा ऑटोक हो? यह नाम का यह व्यक्ति, ऑटोक मोग ने आगे कहा, अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे पूरा यकीन है कि वह एक ओमेगा ऑटोक है। मुझे और कोई संभावना नजर नहीं आती। वह अंतर्दृष्टि के अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया है और आसानी से स्पेसटाइम को दबाने में सक्षम है, और वह इसमें मुझसे भी बेहतर है। अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में मेरी अंतर्दृष्टि उसके लिए एक मजाक की तरह है। वे पूरी तरह से बेअसर हैं। अंतरिक्ष के दाव में तो वह निश्चित रूप से मुझसे आगे निकल गया है। एक ओमेगा ऑटोक। निंग और बाकी लोगों को तुरंत इस बात का यकीन हो गया। इस इयरे की अंतर्दृष्टि ऑटोकों से कहीं ज्यादा थी और अंतरिक्ष के दाव में जो मोग की विशेषता थी, मोग से भी बेहतर था। उसे ओमेगा ऑटोक होना ही था। सावधान मोग, निंग ने जवाब दिया। वे कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सब बहुत दूर थे। अब सब कुछ ऑटोक मोग पर ही निर्भर था। ऑटोक मोग अंतरिक्ष में भागना जारी रखे हुए था। ऑटोक मोग पीछा कर रहे अयर ने अचानक पीछे से दहाड़ लगाई। धमाका। एक अदृश्य शक्ति की लहर तुरंत ऑटोको मोग के शरीर में उमड़ पड़ी। ऑटोको मोग को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया बदल गई हो, एक चमकदार खूबसूरत सागर में तब्दील हो गई हो, जबकि वह खुद ऊपर आसमान में उड़ता हुआ एक सीगल बन गया हो। तोड़ो। ऑटोक मोग के पास एक संपूर्ण दाव हृदय और एक शक्तिशाली सच्ची आत्मा थी। इस शक्तिशाली चीख ने उसकी जबरदस्त इच्छाशक्ति को तुरंत ब्रह्म को चूर चूर कर दिया। ब्रह्म का निर्माण और उसका टूटना लगभग तुरंत ही हो गया था। तुम्हारे ब्रह्म स्टोनरूल के ब्रह्मों से थोड़े ज्यादा कठिन हैं, लेकिन फिर भी वे ज्यादा मायने नहीं रखते, ऑटोक मोग ने उत्तर दिया। उसकी आवाज अंतरिक्ष के शून्य में गूंज रही थी। धिक्कार है। ये देखकर इयरे की भौहें तन गईं। एक विदेशी अराजकता लोक में वह दाव की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था और उसका दमन भी किया गया था, लेकिन कम से कम एक क्षेत्र में वह अपनी सर्वोच्च शक्ति पर बना रहा। ब्रह्म। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रह्म सीधे आत्मा और सच्ची आत्मा पर लक्षित होते थे। ब्रह्म की कला में आपकी अंतर्दृष्टि जितनी अधिक होगी, आपके ब्रह्म उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। दाव का इससे कोई लेना देना नहीं था। अफसोस, इयरे एक ओमेगा ऑटोक थे, लेकिन ब्रह्म के दाव के माध्यम से ऑटोकी तक नहीं पहुंच पाए थे। उदाहरण के लिए, अगर निंग ओमेगा ऑटोक बनता तो वह ओमेगा स्वॉर्ड दाव के जरिए ही होता। उसकी विशेषता अब भी तलवार ही होती। यही बात इयरे के लिए भी सच थी, जो प्रकाश के दाव में निपुण था। तुम बच नहीं पाओगे। अयर ने दांत पीसते हुए अपना अंतिम हमला बोला। कहीं और वह किसी भी तकनीक का जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि इस अराजकता लोक में उसे यह विचार करना पड़ता था कि इन तकनीकों में कितनी ऊर्जा लगेगी। उसकी ऊर्जा की खपत उसकी विशाल अंतर्दृष्टि के अनुरूप थी और ऊर्जा की पूर्ति उसके लिए बेहद कठिन थी। सर्वव्यापी प्रकाश। अयर के शरीर से अचानक अपार प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश की अनगिनत किरणें हर दिशा में फैल गईं और अपने आसपास के विशाल शून्य के हर हिस्से को प्रकाशित कर दिया। प्रकाश की किरणों ने स्वयं ऑटोक मोग को भी प्रकाशित कर दिया, और जब वे उस पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वे भयानक शक्ति से उस पर दबाव डाल रही हैं, उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर रही हैं। इस जबरदस्त दबाव ने उसकी गति को नाटकीय रूप से धीमा कर दिया। ओमेगा ऑटोक बनने के बाद अयर ने जो सबसे शक्तिशाली डोमेन प्रकार की तकनीक बनाई थी, वह यही थी। जहां भी उसका प्रकाश पहुंचता, सभी को उसके अधीन होना पड़ता। बाहरी दुनिया में उसका प्रकाश अकेले ही साधारण ऑटोक्स को मार सकता था। यहाँ इस अराजकता लोक में यह नाटकीय रूप से कमजोर हो गया था और इसलिए केवल दमनकारी प्रभाव ही पैदा कर रहा था। इतना शक्तिशाली बंधन प्रभाव कैसे हो सकता है? यह मेरे किसी भी डोमेन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ऑटोक मोग हैरान रह गया।
दमनकारी प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उसकी गति लगभग आधी हो गई थी। फुफ, अय्यर ऑटोक मोग की ओर उड़े। उनका पूरा शरीर असीम प्रकाश से चमक रहा था और चेहरे पर एक सहानुभूति भरी मुस्कान थी। ऑटोक मोग, तुम्हें इससे लड़ने की क्या जरूरत है? तुम थक गए होगे। सचमुच प्रभावशाली अय्यर, तुम्हें सिथे जाति का ओमेगा ऑटोक होना चाहिए। मैं पूरी तरह प्रभावित हूँ। दाव की शक्ति का जरा भी इस्तेमाल न कर पाने के बावजूद तुममें अविश्वसनीय शक्ति है। ऑटोक मोग ठंडे स्वर में मुस्कुराया। लेकिन ये हमारी मातृभूमि है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? हम्फ, धमाका। ऑटोक मोग के पीछे अचानक एक विशाल 10 लाख किलोमीटर लंबा सुनहरा पुल प्रकट हुआ। पुल के बगल में एक सुंदर 3 मंजिला मीनार भी थी और ऑटोक मोग मीनार के ठीक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। दूर खड़े अय्यर को घूरते हुए वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अय्यर, क्या तुम मेरे पुल पर कदम रखने की हिम्मत करोगे? यह क्या है? अय्यर का चेहरा गंभीर हो गया। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि यह विशाल सुनहरा पुल एक भयानक शक्ति का आभामंडल उत्सर्जित कर रहा था। वह शक्ति जो इस अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों से आ रही थी। तुम्हारे पास तो तुरुप के पत्ते हैं, लेकिन हमारे पास भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं था? क्या तुम्हें लगता है कि हमने ये अनगिनत युग मूर्खों की तरह मौत का इंतजार करते हुए बिताए? ऑटोक मोग टावर के प्रवेश द्वार पर अपने पुल के ऊपर खड़ा था। ये तुम्हारे द्वारा हमारे कैओस्वर्स पर कब्जा करने का आखिरी प्रयास होना चाहिए। हम अंतिम युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के स्वर्णिम पुल को प्रकट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन तुमने मुझे अप्रत्याशित रूप से मौत के कगार पर पहुंचा दिया और मुझे इसे अभी प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता का स्वर्णिम पुल, यह इस अराजकता के प्रमुख सार की शक्ति का उपयोग करता है। अय्यर के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। हाँ, जैसा कि आपको संदेह है, यह आपके दावगाड टावर्स की तर्ज पर बनाया गया है। ऑटोक मोग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हम अनगिनत युगों से आपके दावगाड टावर्स का विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्रता का स्वर्णिम पुल आपके दावगाड टावर्स जितना अद्भुत नहीं है, फिर भी यह क्विंटेसेंस की कुछ शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। साधक नेताओं को कई वर्षों से पता था कि उन पर फिर से विपत्ति आ सकती है, इसलिए वे इस दिन की तैयारी में बिना रुके जुटे हुए थे। स्वतंत्रता के स्वर्णिम पुल में कुछ हद तक दावगाड मीनार जैसी शक्तियां थीं। जब कोई पुल के ऊपर खड़ा होता तो वह लगभग अजेय हो जाता। यह उन तुरुप के पत्तों में से एक था जो तानाशाह इस युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। पुस्तक 44, अध्याय 19, विजय। केवल कैओस्वर्स की शक्ति ही वास्तव में असीम और असीम थी। जब जी निंग ने ब्लेसन डोमेन के सार स्रोत का दौरा किया था तो उन्होंने पाया था कि उसकी ऊर्जा किसी भी ऑटोक की ऊर्जा से कहीं अधिक थी, और ये तो समग्र कैओस्वर्स की तुलना में हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। कैओस्वर्स इतना शक्तिशाली था कि उसे बांधने का प्रयास, भले ही वह प्रतिरोध न करे, निंग और अन्य ऑटोक की मृत्यु का कारण बन सकता था। ऐसा कुछ जबरदस्ती करने का प्रयास करने से सच्ची आत्मा का पतन हो जाता। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। समग्र अराजकता जगत की तुलना में निंग या ऑटोक्स की दाव पर शक्ति विशाल समुद्र में पानी की एक बूंद के समान थी। दावगाड टावर एक ऐसी चीज थी जो शक्तिशाली विशेषज्ञों को कैओस्वर्स की शक्ति का अधिक उपयोग करने की अनुमति देती थी। दावगाड टावरों को उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किया गया था। डॉन युद्ध से कई दावगाड टावर प्राप्त करने के बाद ऑटोक्स ने कई वर्षों तक उनका विश्लेषण किया और अंततः गोल्डन ब्रिजेस ऑफ फ्रीडम नामक समान खजाने का निर्माण किया, जिसमें दावगाड टावर की 30% शक्ति थी। स्थानीय किसानों को पहले से ही घरेलू मैदान पर लड़ने का फायदा था। अब जब उनके पास गोल्डन ब्रिज ऑफ फ्रीडम था तो उनकी रक्षात्मक क्षमता नाटकीय रूप से मजबूत हो गई थी। आओ अय्यरे, हे शक्तिशाली ओमेगा ऑटोक, आओ और अपना सबसे बुरा हाल करो। मुझे दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। मैं अपनी मातृभूमि में हूँ और अपने गोल्डन ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। अगर तुम मुझे मार भी सको तो मैं खुशी खुशी हार मान लूंगा। ऑटोक मोग मीनार के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और दूर खड़े अय्यरे पर खंजर तान रहा था। आजादी का एक सुनहरा पुल जो हमारे दावगाड टावरों पर टिका है ना? अय्यर ने तुरंत अपना सामान्य संतुलन वापस पा लिया। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया, ठीक है, देखते हैं कि अपने सुनहरे पुल पर खड़े होकर तुम कितने शक्तिशाली हो। धमाका। अय्यर ने अपनी हथेलियां प्रार्थना की तरह आपस में जोड़ लीं, जिससे उनके बीच प्रकाश की एक बेहद चमकदार रेखा प्रकट हो गई। ये प्रकाश धीरे धीरे और भी तेज होता गया, मानो वह स्वयं समस्त प्रकाश का सार हो। उसकी हथेलियां पूरे क्षेत्र में प्रकाश का एकमात्र स्रोत बन गई थीं और तीनों लोगों के सूर्य तारे से भी कहीं ज्यादा चमकदार थीं। अय्यर अंतरिक्ष में शांति से खड़े थे। उनकी हथेलियां प्रार्थना में जुड़ी हुई थीं और उनसे तेज प्रकाश निकल रहा था। वह अपनी ताकत बढ़ा रहा है। गोल्डन ब्रिज के ऊपर से देखते हुए ऑटोक मोग का दिल जोर से धड़क रहा था। यह वार साफ तौर पर पिछले वार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने वाला था। इस प्रहार को अय्यर द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली प्रहार कहा जा सकता है। हालांकि इसमें एक खामी थी। ये बहुत फुर्तीला नहीं था और इसका इस्तेमाल केवल एक विनाशकारी ललाट हमले के रूप में ही किया जा सकता था। इससे भी बुरी बात ये थी कि इस विदेशी अराजकता लोक में उसे अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए भी शक्ति संचय करने में थोड़ा समय लगा। अगर उसने मोग पर घात लगाकर हमला करने से पहले ऐसा करने की कोशिश की होती तो केवल शक्ति संचय ही मोग को चौंका देता और उसे भागने पर मजबूर कर देता। मोग का पीछा करते समय दोनों बहुत तेज उड़ रहे थे और उसके पास इस तकनीक के लिए आवश्यक ऊर्जा संचय करने का कोई तरीका नहीं था। धिक्कार है। ऑटोक मोग ने भौहें चढ़ाईं। अंत में स्वतंत्रता का स्वर्ण पुल एक सच्चे दावगाड टावर की एक धुंधली छाया मात्र रह जाता है।
इसका एकमात्र लाभ ये है कि यह गतिशील है, जबकि दाउगाट टावर पूरी तरह से स्थिर होते हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत धीमी गति से चलता है। विशाल सुनहरे पुल धीमे और कमजोर थे। इनका इस्तेमाल मुख्यतः अपने निवासियों को जिंदा रखने के लिए किया जाता था, जिसका मतलब था कि ऑटोक मोग के पास बस यही विकल्प था कि वह अयर को ताकत जुटाते हुए देखे और हमले का इंतजार करे। गोल्डन ब्रिज को हटाकर फिर से भाग जाने की बात, इसके बिना तो वह और भी जल्दी मर जाएगा। खत्म कर दो। अयर अचानक दहाड़ा। उसका बायां हाथ पीछे की ओर खींच गया और दायां हाथ बाहर की ओर प्रहार करने लगा। पल भर में उन दो अतुलनीय रूप से चमकदार हाथों की सारी शक्ति उसकी दाहिनी हथेली में केंद्रित हो गई, जिससे वह पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। इस हमले की प्रबल उपस्थिति और आभा ही ऑटोक मोग को अवाक कर देने के लिए पर्याप्त थी। अगर उसने अकेले इस हमले का सामना करने की कोशिश की तो वह निश्चित रूप से इससे कुचलकर मर जाएगा। अंतरिक्ष का खाली शून्य स्वयं भय से कांपने और कराहने लगा जब गर्मागर्म प्रकाश की विशाल दाहिनी हथेली मोग की ओर बढ़ी। ऐसा नहीं हो रहा। ऑटोक मोग ने तुरंत अपना गोल्डन ब्रिज बुलाया और उसे ऊपर की ओर उड़ाकर उसे रोक दिया। अफसोस की बात है कि विशाल ताड़ का पेड़ ज्यादा फुर्तीला नहीं था, फिर भी वह विशाल सुनहरे पुल से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। वह आसानी से उस अवरोधक पुल को चकमा देकर सीधे उसके आगे निकल गया। सुनहरे पुल पर दाव की रक्षा करने की अद्भुत आभा थी, लेकिन विशाल ताड़ का पेड़ उस अवरोध को ऐसे तोड़ता हुआ निकल गया जैसे वह कुछ भी न हो और सीधे ऑटोक मोग की ओर बढ़ता रहा। सुनहरा पुल। ऑटोक मोग जोर से गरजा। उसके पीछे के टावर में 6 कोने और 6 बेहद आकर्षक खिड़कियां थीं। टावर से अचानक प्रिज्मीय प्रकाश की 6 किरणें निकलीं, जो पूरे पुल की असीम शक्ति और दाव से भरी थीं, और उनका इस्तेमाल करके उस विशाल सुनहरे ताड़ को पीछे धकेला। धमाक धमाक धमाक। प्रकाश की 6 पट्टियां ताड़ को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अंत में वे बस खुद को उस विशाल ताड़ के चारों ओर जंजीरों की तरह बांध पाए। विशाल ताड़ आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा धीमी थी। पुल के बिना मैं शायद तुम्हारा सामना न कर पाऊं, लेकिन उसके ऊपर खड़े होकर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑटोक मोग ने कुल 6 भुजाएं प्रकट की, जिनमें से प्रत्येक में एक लंबी कृपाण थी, और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। अनगिनत आयामी तरंगे उसके चारों ओर हवा में भर गईं, जो आपस में मिलकर एक विशाल आयामी ब्लेड का रूप ले लिया, जो उस विशाल सुनहरे हाथ से सीधे टकराया। बूम बूम बूम। धमाके लगातार गूंजते रहे। विशाल सुनहरी हथेली तेजी से धुंधली हो गई, फिर पीछे की ओर सिमट गई। ऑटोक मोग टावर से पीछे की ओर टकराया। उसने मुंह से खून उगल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान थी। हा अयर, तुम इतने मजबूत नहीं हो। हालांकि उसे चोट लगी थी, फिर भी अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह संभल गया। दूर खड़े अयर के लिए उसके मन में दया का भाव उमड़ आया। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति खर्च की थी, फिर भी ये सब सार्थक था। अब उसे ठीक ठीक पता था कि आजादी के सुनहरे पुल कितने मजबूत थे। बुरा नहीं। अयर मुस्कुराया। फुफ। वह पीछे हट गया, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऑटोक मोग ने आखिरकार राहत की सांस ली। अयर ने उन पर बहुत दबाव डाल दिया था। निंग और बाकी सभी लोग ऑटोक मोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी उसके बारे में चिंतित थे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ऑटोक मोग ने तुरंत उन्हें जवाब भेजा। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। वह अयर सचमुच बहुत ताकतवर था। मेरे पास स्वतंत्रता का स्वर्णिम पुल होने के बावजूद वह मुझे परास्त करने में सक्षम था। हालांकि वह मुझे मार नहीं पाया। जब उसने ये देखा तो उसने लड़ाई जारी रखने के बजाय वहां से चले जाने का फैसला किया। ऑटोक मोग ने कहा। ऑटोक टाइटेनोस ने कहा, हमें येरे के खिलाफ लड़ाई के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा। ऑटोक मोग ने युद्ध का विस्तृत वर्णन करना शुरू किया। निंग और बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे और मिलकर विश्लेषण कर रहे थे कि क्या हुआ था। सच तो ये था कि यह एक बहुत ही साधारण युद्ध था। अयर ने ऊर्जा बचाने के लिए बस कुछ ही बार वार किए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ओमेगा ऑटोक इतने शक्तिशाली हैं, जबकि उनका दमन किया जा रहा है और वे दाव की किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हैं। ऑटोक टाइटेनोस ने आश्चर्य से आह भरी। तो सिथे आक्रमणकारियों का नेतृत्व निश्चित रूप से एक ओमेगा ऑटोक कर रहा है। ये बहुत बुरी खबर है। और जिस तरह से अयर ने आसानी से छोड़ दिया, उससे साफ है कि उसके पास और भी चालें हैं और वह अभी तक चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है। ऑटोक एकोंग ने कहा, जब तक हम अंतिम लड़ाई नहीं जीत लेते, हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। मुझे माफ करना दोस्तों, मेरे पास आजादी के सुनहरे पुल को उजागर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उसे हमारी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक तकनीक पता चल गई है, ऑटोक मोग ने कहा। उन्होंने अंतिम युद्ध के लिए अपने कुछ तुरुप के पत्ते तैयार कर रखे थे, लेकिन स्वतंत्रता का स्वर्णिम पुल उनका सबसे मजबूत रक्षात्मक तुरुप का पत्ता था। अगर वह भी अयर की शक्ति का सामना न कर पाता तो वे गंभीर संकट में पड़ जाते। युद्ध में किसी महत्वपूर्ण क्षण में अप्रत्याशित तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी को चौंका देने से वाकई अविश्वसनीय परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए तुरुप के पत्ते आमतौर पर अंत के लिए बचाकर रखे जाते थे। जब निंग और एकोंग अपने अपने मंदिरों में फंस गए थे तो उन्होंने कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन उन्हें अपनी स्वतंत्रता के स्वर्णिम पुलों को प्रकट करने की स्थिति तक नहीं पहुंचाया गया था। इसके अलावा उन पुलों की एक कमजोरी थी, उनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता था। मंदिरों के अंदर उनका इस्तेमाल करने से निंग या एकोंग को भागने में कोई मदद नहीं मिलती। मॉग, अगर तुमने गोल्डन ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया होता तो तुम मर जाते।
हमारी टीम 2 ऑटच क्लास लड़ाकों को खो देती, ये कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होता, ऑटच स्काईफीडर ने कहा। सब लोग सावधान रहें। अयर अपने पहले प्रयास में असफल रहा है, लेकिन अगली बार वह शायद इससे भी ज्यादा घातक कुछ तैयार करेगा। जब तक हम पुलों को सक्रिय रखेंगे, वे शायद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंतरिक्ष के अंधेरे में अयर उस शून्य में अकेले खड़े थे। उनका शरीर लहरों की एक परत से ढका हुआ था जिसने कैओस्वर्स को उन्हें पहचानने से रोक दिया था। फुफ, उसके सामने रोशनी का एक धुंधला स्तंभ प्रकट हुआ जो धीरे धीरे 3 आकृतियों में बदल गया। ये वही 3 शक्तिशाली अधीनस्थ थे जिन्हें उसने पहले भेजा था। एयरे, तुमने हमसे संपर्क क्यों किया? दोनों पुरुषों और महिला ने एयरे की ओर देखा। क्या आपने अभी तक किसी भी किसान नेता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? अयर ने पूछा। हम अभी भी उनकी तलाश कर रहे हैं। कैओस्वर्स बहुत बड़ा है, उन्हें ढूंढना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। चांदी के वस्त्र पहने महिला ने कहा। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी कि उनके पास डाउगार्ड टावर जैसी कोई चीज है जिसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं, अयरे ने कहा। उन पर हमला करने से पहले उन्हें फंसा लो। ठीक है। तीनों इस खबर से चौंक गए। अयर ने सिर हिलाया और फिर कनेक्शन तोड़ दिया। पुस्तक 44, अध्याय 20, घास के मैदान। एक उजाड़ बंजर धरती पर स्थित एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर का घर था। उस पत्थर के घर के सामने एक सफेद बालों वाला, उदास सा दिखने वाला आदमी अकेला बैठा शराब पी रहा था। यह इस पूरे कैओस्वर्स के सबसे सर्वोच्च नेताओं में से एक था। ऑटोक बोलिन, उजाड़, विनाश। सफेद बालों वाला आदमी अपने सामने फैली विशाल दुनिया को घूर रहा था। उसने अचानक अपने प्याले में भरी शराब दुनिया की ओर उछाल दी, जिससे वह हल्की बूंदाबांदी की तरह बाहर की ओर बिखर गई और उसके सामने की धरती नम हो गई। धीरे धीरे धरती से पौधे उगने लगे, जिनमें पेड़ और घास भी शामिल थे, जिससे धरती जीवन से हरी भरी हो गई। सफेद बालों वाले आदमी ने देखते ही थोड़ा सा मुंह बनाया। जिंदगी का रंग। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑटोक सिर्फ एक ही डाउबत एसेंस को नियंत्रित कर सके? उसने सिर हिलाया। 2 को नियंत्रित करने की थोड़ी बहुत संभावना तो होनी ही चाहिए। उसे यकीन था कि वह जीवन मृत्यु के चक्र की अविश्वसनीय रूप से ऊंची अंतर्दृष्टि तक पहुंच चुका था। वास्तव में गहनता की दृष्टि से यह उसके पंजा दाव जन्मसार से बहुत दूर नहीं था। और फिर भी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपना संसार दाव जन्मसार बनाने में असमर्थ रहा। मृत्यु और जीवन। जीवन अपनी भव्यता में अत्यंत अद्भुत और मादक है। ऑटोक बोलिन ने ग्रह के रूपांतरण को देखा और जीवन को उसकी अद्भुत भव्यता में उभरते हुए देखकर सम्मानपूर्वक मुस्कुराया। अचानक उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया और वह ग्रह के पार खालीपन को देखने के लिए मुड़ा। अराजकता ग्रह के आसपास का स्थान अचानक बदल गया था। खाली जगह में एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ था और उसकी तुलना में अराजकता ग्रह भी इस प्राणी की मुट्ठी के आकार से ज्यादा कुछ नहीं था। ये प्राणी एक विशाल भूरे भालू जैसा दिख रहा था और अपनी एक विशाल आंख से ग्रह और ऑटोक बोलिन को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। एक ऑटोक श्रेणी का शून्यवासी, ऑटोक बोलिन ने धीरे से खुद से कहा, और लगता है स्पेस टाइम को सील कर दिया गया है। साधक, इस अराजकता लोक में मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। विशाल धूसर भालू जोर से चिल्लाया। उसने बोलिन पर प्रहार करने के लिए अपना विशाल पंजा बढ़ाया। ये शून्यवासी अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए थे और उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थीं। जहां तक इस विशाल भालू की बात है, इसकी विशेषता इसकी भयानक अपरिष्कृत शक्ति में निहित थी। अय्यरे ने अनंत शून्य में जितने भी ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी पकड़े थे, उनमें से यह निस्संदेह शारीरिक रूप से सबसे शक्तिशाली था। रेप ग्रह कई संरचनाओं से घिरा और संरक्षित था, लेकिन विशाल भालू के पंजे ने उन सभी को तुरंत ध्वस्त कर दिया। ऑटोक बोलिन ने आने वाले पंजे को ठंडी निगाहों से देखा। उसके सामने एक विशाल सुनहरा पुल, जिस पर एक मीनार बनी थी, प्रकट हुआ। ऑटोक बोलिन स्वयं मीनार के सामने खड़ा हो गया। ये वास्तव में वही सुरक्षात्मक खजाना था जिसका इस्तेमाल ऑटोक मोब ने किया था, स्वतंत्रता का स्वर्णिम पुल। चूंकि इसका अस्तित्व पहले ही प्रकट हो चुका था, ऑटोक बोलिन ने तुरंत इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि यह एक खतरनाक स्थिति है। मर जाओ। विशाल पंजा सुनहरे पुल पर टूट पड़ा, उसकी शक्ति की आभा को चीरता हुआ। मेरे सामने पंजों से खेल रहे हो? ऑटोक बोलिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई जब उसने अपनी 6 भुजाएं प्रकट की। उसके सभी 6 हाथ एक पंजे में बदल गए और फिर उसकी ओर झपटते विशाल रोएदार भालू के पंजे को फाड़ दिया। ये प्रहार इतने भयंकर थे कि उनके आसपास का जमा हुआ स्पेस टाइम भी घूम गया। ऑटोक बोलिन के पंजे अथाह शक्ति से भरे थे। वे बहुत साधारण लग रहे थे, लेकिन उनमें अनगिनत परिवर्तन भी समाये हुए थे। धमाका। ऑटोक बोलिन के 6 पंजे उस विशालकाय भालू के पंजे से टकरा गए। ऑटोक बोलिन खुद को रोक नहीं पाया और 2 कदम पीछे हट गया, जबकि विशालकाय ऑटोक क्लास 0 भालू भी पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वह ऑटोक बोलिन को हैरानी से घूर रहा था। तुम इतने भी घटिया नहीं हो, किसान। मर जाओ। विशाल भालू उन्मत्त होकर दहाड़ने लगा और बोलिन पर झपटा। उसने अपने 2 विशाल पंजों से लगातार वार किए, जो 2 विशाल खगोलीय पिंडों की तरह इतने जोर से गिरे कि स्पेस टाइम भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि ऑटोक बोलिन के पास स्वतंत्रता के स्वर्णिम पुल की शक्ति का उपयोग करके अपनी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका, धमाका, धमाका। विशाल ऑटोक श्रेणी का 0 भालू ऑटोक बोलिन पर पूरे 3 सेकंड तक लगातार हमला करता रहा, लेकिन वह उसका कुछ भी नहीं कर सका। विलेस्की, जब तक ये साधक उस सुनहरे पुल पर खड़ा है, तुम उसे मार नहीं पाओगे। एक तेज आवाज गूंजी। खुद कोशिश करना छोड़ दो, तुम्हें हमारी मदद चाहिए। ऑटोक बोलिन का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और वह दूर शून्य में देखने लगा।
सुनहरे पुल से उसने चिल्लाकर कहा, अपना परिचय दो, हाँ, अपना हुनर दिखाओ। तुम हमें हुक्म चला रहे हो? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप हमें आदेश देने के योग्य हैं? तुम बहुत कमजोर हो। दुनिया भर के खाली स्थान से कई आवाजें गूंजी। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल शून्य मानो बदल गया और भी विशाल घास के मैदानों में तब्दील हो गया, जिसके ऊपर आसमान में बादलों की एक सफेद परत छा गई। जहां तक ऑटोक बोलिन का सवाल है, वह अब घास के मैदानों के ऊपर खड़ा था। अरे! ऑटोक बोलिन ने अपने आसपास उभरे घास के मैदानों को घूरा। उसने उन्हें गौर से देखा और घास के हर एक तने में समाई प्राण ऊर्जा के साथ खुद को तालमेल बिठाया। क्या ये सचमुच का घास का मैदान है? ऐसा क्यों लगता है जैसे घास के मैदान अनंत तक फैले हुए हैं? ऑटोक बोलिन ने अपने आसपास की दुनिया का ध्यान से निरीक्षण किया। उसके ऊपर बादल थे, लेकिन घास के मैदानों का कोई अंत नहीं था। जहां तक उसकी नजर जाती थी, वे फैले हुए थे। अपनी शक्ति के बावजूद वह अभी भी यह नहीं देख पा रहा था कि ये दुनिया कितनी विशाल है। क्या यह मजाक था? वह तो एक ब्रह्मांड के छोर तक भी देख सकता था। टूट जाओ! ऑटोक बोलिन अपने सुनहरे पुल के ऊपर खड़ा रहा और उसने आसमान को चीरने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, जोर से। उसके दोनों हाथ बादलों की परतों को नोच रहे थे। ऑटोक बोलिन को लगा जैसे बादल बहुत ही दृढ़ हैं। वह कुछ बादलों को चीर तो पाया, लेकिन सभी को नहीं तोड़ पाया। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। ऑटोक बोलिन ने सभी 6 भुजाओं से उग्रतापूर्वक हमला करना शुरू कर दिया और उनका उपयोग आकाश में बादलों को फाड़ने के लिए किया। साधक ऑटोक आमतौर पर यही करते थे। उनके पास इतनी असीम शक्ति थी कि उन्हें थकने का डर नहीं था और इसलिए अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए हमलों की एक भयंकर बौछार का इस्तेमाल करना आमतौर पर सबसे अच्छा तरीका होता था। चाय की केतली उबालने के लिए आवश्यक समय के बाद ऑटोक बोलिन अंततः बादलों की अंतिम परत को पूरी तरह से चीरने में सफल रहे, जिससे आकाश में एक विशाल छेद हो गया। झटपट! जैसे ही वह उस खुले हुए छेद से होकर गुजरा, उसके नीचे का सुनहरा पुल तेजी से सिकुड़ गया। खुले हुए छेद से उड़ान भरने के बाद ऑटोक बोलिन ने सबसे पहले नीचे की ओर उन बादलों को देखा जिन पर वह खड़ा था, फिर ऊपर की ओर उन बादलों को देखा जो अभी भी उसके ऊपर आसमान में छाए हुए थे। अचानक आसमान में एक कर्कश आवाज गूंज उठी, हाँ, अपने पंजे से रास्ता बनाते रहो। यह उन छोटे मोटे मंदिरों जैसा नहीं है। हालांकि घास की इस दुनिया में केवल 9 परतें हैं, लेकिन हर परत पिछली परत से मोटी है। बादलों की आखिरी परत को भेदने का तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है और तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। यहाँ स्पेस टाइम के बदलते क्षेत्र ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम हमेशा के लिए घास के मैदानों के ऊपर बादलों की पहली परत में फंस जाओ। आप कौन हैं? एक सिथे एक्सल्ट। जैसे ही ऑटोक बोलिन को एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में स्पेस टाइम को कैसे दबा दिया गया है, उन्हें पता चल गया था कि खतरा बहुत बड़ा है। मेरी तुलना उन दयनीय मूर्खों से मत करो। मैं अयर के अधीनस्थों में से नहीं हूँ। बादलों के बीच से अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी। दूर अचानक बादल छट गए और एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। यह वही विशालकाय साइक्लोपियन भालू था जिसने पहले ऑटोक बोलिन पर हमला किया था। रेप! ऑटोक बोलिन तुरंत 2 दिशाओं में देखने के लिए मुड़ा। बादल 2 अलग अलग जगहों पर अलग हो गए, जिससे 2 अलग अलग जीव प्रकट हुए जो उसकी ओर उड़ने लगे। पहला लाल आंखों वाला, सफेद बालों वाला मानव जैसा जीव था जिसका शरीर खूनी लाल धुंध से ढका हुआ था, जिससे एक राक्षसी आभा फैल रही थी। ऑटोक बोलिन खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक सका। ये जीव शुद्ध द्वेष और द्वेष से पैदा हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरे जीव की बात करें तो वह एक विशाल तूफानी बादल जैसा था। उसका शरीर धुंधला और अस्पष्ट था, लेकिन बादलों से निकलती सैकड़ों दुष्ट आंखें और अनगिनत तंतु धुंधले से दिखाई दे रहे थे। 3 ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी। ऑटोक बोलिन बिल्कुल शांत रहे। ये ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी ताकत में मेरे बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये केवल उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के कारण है। दाव के बारे में उनकी समझ हास्यास्पद रूप से कम है, जबकि मेरे पास स्वतंत्रता का स्वर्णिम पुल है जो मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन घास की दुनिया जिसने मुझे कैद कर रखा है वह बहुत ही अद्भुत है। घास पूरी तरह से असली होनी चाहिए और इसमें बादलों की 9 परतें हैं और साथ ही 3 ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी इसकी रक्षा कर रहे हैं। अब तक हमने केवल उस विशालकाय छत्ते में 3 ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी देखे हैं। किसी भी मंदिर के अंदर कोई नहीं था। जिस 8 क्रांतियों वाले स्पेस टाइम मंदिर ने नींद को फंसाया था, उसमें सिर्फ सिथे एक्सल्ट ही थे। यही बात बाकी मंदिरों पर भी लागू होती थी। उनमें से किसी में भी ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी नहीं थे। हालांकि विनाश छत्ते में 3 थे। अब जबकि घास की इस दुनिया में 3 और प्रकट हो गए थे। ऑटोक बोलिन को लग रहा था कि यह घास का मैदान शायद उन बाकी मंदिरों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह यह नहीं जानता था कि घास की दुनिया संभवतः सबसे घातक हथियार थी जिसे सिथे ने इस आक्रमण के लिए तैयार किया था।